Hello, good morning, good afternoon, and good evening to all of you. How are you all, ma'am? We all are fine. What about you? I am also fine. So बताइए, पढ़ने का मूड है कि नहीं? जी मैम, पक्का पक्का मूड है. बिल्कुल पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे. हम पढ़ने आए हैं, हम पढ़ के जाएंगे और हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे मैम, बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. चलिए जी, तो हम करेंगे कैपिटल गेन. हम ऑलरेडी 2 लेक्चर अभी डिवोट कर चुके हैं. बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, ये पूरा मैंने पढ़ाया था. उसके बाद आज हमारा स्टार्ट होगा लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 में मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें पढ़ाई थी. मैं पूरा अभी रिवाइज नहीं कराऊंगी, करेंगे आगे जाके किसी क्लास में. लेकिन अभी जो चीज़ आपको रिवाइज कराई जाएगी वो चीज़ होगी एक बढ़िया सा क्रक्स जो कि कराया गया है 2 क्लास के अंदर. इतनी ब्यूटीफुल समरी है, पूरी 2 क्लासेस का वो निचोड़ है जो कि अब आपके सामने रख दिया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट. क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लियर कट, अब तक का क्रक्स, अब तक की 2 क्लासेस का क्रक्स इम्पॉर्टेंट है. आ जाइए पढ़ते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है. कुछ बातें कराई थी, उनमें से ऐसी बातें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के क्वेश्चन में होती ही होती हैं, वो सारी बातें यहाँ पर आपको मिलेंगी. तो इतनी बातें आप सबके माइंड में होनी चाहिए. ठीक है जी मैम. सबसे पहले आप सब जानते हो कि जब भी हम एक कैपिटल गेन का क्वेश्चन करेंगे तो कंप्यूटेशन के 2 मेथड होते हैं. शॉर्ट टर्म को सॉल्व करने के लिए अलग मेथड होता है, लॉन्ग टर्म अगर आपकी एसेट है तो फिर सॉल्व करने के लिए एक अलग ही मेथड होता है. बात समझ आ रही है कि नहीं बताइए. जी मैम आ रही है. तो आप सबको पता है कि हम क्या करते हैं, सेल प्राइस में से माइनस कर देते हैं परचेज प्राइस. जो भी डिफरेंस आता है वही हमारा टैक्सेबल वैल्यू होता है, वही हमारी इनकम होती है. इसमें हम परचेज प्राइस भी माइनस करते हैं, इम्प्रूवमेंट के खर्चे भी माइनस करते हैं, अदर कोई ट्रांसफर की कॉस्ट हो तो वो भी हम माइनस करते हैं. चलिए जी, कितनी चीजें माइनस करते हैं सेल प्राइस में से? मैम सेल प्राइस को बोला जाता था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. ठीक है जी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बोला जाता था. ठीक है मैम, इसको मैं लिख देती हूँ शॉर्टकट में FVC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. इसका मतलब क्या होता है? सेल प्राइस. इसमें से माइनस करते थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस करते थे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, माइनस करते थे अगर कोई और ट्रांसफर का खर्चा है तो वो. लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की तो ये दोनों चीजें इंडेक्स्ड हो जाती थी. क्या हो जाती थी? इंडेक्स्ड हो जाती थी. चलो अब बात करते हैं कि ये जो FVC है, मतलब कि ये जो सेल प्राइस है, इसको निकालने के लिए क्या एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगी या थोड़ी मोड़ी और भी वैल्यू गिवन होंगी जो इसमें से लेस करनी पड़ सकती हैं? जी बिल्कुल गिवन होंगी. सुनो, सिमिलरली एक बात आती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, दैट मीन्स परचेज प्राइस की. थोड़ी मोड़ी एडजस्टमेंट आपको शायद यहाँ पर भी करनी पड़ जाए. बिल्कुल बच्चों वाली एडजस्टमेंट होगी, बिल्कुल माइनस प्लस की एडजस्टमेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है. चलो, कैपिटल गेन का चैप्टर सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है, सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है पूरे इनकम टैक्स में. सबसे ज्यादा इजी. करना क्या है? पर सेल प्राइस में से परचेज प्राइस को घटाना है, जो भी बैलेंस आएगा वही तो आपका कैपिटल गेन कैपिटल लॉस है. जी मैम. चलो, तो एक होता है सेल प्राइस. सपोज आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, आप उसको बेच रहे थे. कितने में बेच रहे थे? 5 लाख में. तो आपको सेल कंसिडरेशन कितना मिला? 5 लाख रुपए. लेकिन जब आप इसे बेच रहे तो बेचने में आपने, सोच लो कि बेचने के ऊपर आपने 1 लाख रुपए का अलग से कोई खर्चा कर दिया. बेचने के लिए जो सेल प्राइस आपने रिसीव किया इसके ऊपर आपने कोई अलग से खर्चा कर दिया. तो इस 5 लाख में से आप 1 लाख घटा दो, आपके पास सेल प्राइस आ जाएगा, क्योंकि 1 लाख रुपए का वो खर्चा है जो आपने सेल प्राइस के ऊपर किया. जी मैम. अगर एग्जाम में क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है कि एक्सपेंसेस आपने इनकर किए सेल पर, तो आपको सेल प्राइस में से उस खर्चे को घटाना है. फिर आएगा आपके पास नेट सेल प्राइस. वही सेल प्राइस आपको यहाँ पर यूज करना होगा इन प्लेस ऑफ FVC. मैम ये 1 लाख रुपए तो ट्रांसफर का भी खर्चा हो सकता है ना? जी बिल्कुल हो सकता है. तो आप सेल प्राइस में से अगर नहीं घटाओगे तो जो हम नीचे ट्रांसफर की कॉस्ट माइनस करते हैं, अगर उसमें से माइनस कर रहे हो तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा. बट एग्जाम में स्पेसिफिकली लिखा है कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल इनकर्ड ऑन सेल. अगर लिखा है
कि इनकर्ड ऑन सेल, सेल पर इनकर्ड हुए हैं, सेल से रिलेटेड हैं, तो मैम इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो ट्रांसफर के खर्चे हैं। हम एसेट को सेल कर रहे थे, एसेट को ट्रांसफर कर रहे थे, उसके रिलेशन में कोई खर्चा हो गया? जी बिल्कुल हो गया। तो वो खर्चा एज अ ट्रांसफर भी तो हम माइनस कर सकते हैं। जी बिल्कुल माइनस कर सकते हो। इसका मतलब मैम ये 1 लाख रुपए का खर्चा अगर हम सेल में से ना घटाएं तो एज अ एक्सपेंस यहाँ भी तो माइनस कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हो। मैंने आपको दोनों चीजें सिखाई हैं। सीधे ट्रांसफर में से माइनस करोगे वो भी बहुत अच्छी बात है। एग्जाम में क्लियर कट लिखा है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसफर, या फिर अगर क्लियर कट लिखा है कि कोई ऐसा खर्चा जो कि आपने सेल अमाउंट को रिसीव करने के लिए किया हो, तो आप बेटर है कि उसको सेल प्राइस में से रिड्यूस्ड कर दीजिएगा। लेकिन डायरेक्टली लिखा है कि ट्रांसफर का खर्चा है, तो फिर आप ट्रांसफर की जगह पर माइनस कर दो, आंसर सेम ही आएगा। दोनों जगह चीजें माइनस हो रही हैं, बस प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग मैं आपको बता रही हूँ। चलो, तो अगर कोई सेल प्राइस में आपने कोई सेल वैल्यू लेते टाइम कोई आपने खर्चा किया, लेस ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल, सेल से रिलेटेड अगर आपने कोई खर्चा किया तो वो सभी खर्चे यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सेल प्राइस में से लेस हो जाएंगे। लेकिन लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सेल में से लेस नहीं होता। ये भले ही आपका खर्चा है, आप जब शेयर्स परचेज करते हो, सेल करते हो, तो आपके ऊपर एसटीटी लगता है। एसटीटी इज अ एक्सपेंस, बट एसटीटी को हम कैपिटल गेन में पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, लेकिन पीजीबीपी में हम इसको कंसीडर करते हैं। पीजीबीपी में मैंने सिखाया था कि पीजीबीपी में एसटीटी के खर्चों की वहां पर हमको डिडक्शन मिलती है। जी मैम। तो अगर आपने एसटीटी खर्च किया, अब सपोज करो आप शेयर्स बेच रहे थे, शेयर्स आप बेच रहे थे 50,000 रुपए के, तो जब शेयर्स बेचते हैं तो आपके ऊपर क्या लगता है? एसटीटी लगता है। जी हाँ, समझो आपके ऊपर 500 रुपए का एसटीटी लग गया, आपके ऊपर 500 रुपए का एसटीटी लग गया, तो आपके ऊपर 500 का एसटीटी लग गया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि आप सारे खर्चे लेस करोगे, लेकिन एसटीटी आप लेस नहीं करोगे, तो एसटीटी को इग्नोर करेंगे। अभी भी फाइनल सेल वैल्यू कितनी आई? 50,000 रुपए। लेकिन सपोज आपने बेचने के लिए कोई ब्रोकरेज कमीशन पे किया होता, कोई अदर कमीशन आपने पे किया होता, वो कमीशन है मान लो 500 रुपए का, तो वो भी एक खर्चा है, सेल वैल्यू पर किया गया खर्चा है, तो वो खर्चा आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ता। फिर आपकी सेल वैल्यू कितनी निकल के आती? 49,500 रुपीज। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। मैम अगर ये ब्रोकरेज वाला जो खर्चा है बाई चांस हम यहाँ पर घटाना भूल गए, हम कंफ्यूज है यहाँ से घटाएं कि ना घटाएं, और हमने इस कंफ्यूजन के चलते ये जो 500 रुपए का खर्चा है इसको ट्रांसफर वाली जो हेडिंग आपने डलवाई थी उसमें डाल के घटा दिया, क्या हमारा आंसर गलत हो जाएगा? जी बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, फिक्र मत कीजिएगा। मैं तो बस प्रेजेंटेशन के आपको रास्ते बता रही हूँ कि हाँ चीजें ऐसे भी प्रेजेंट होती हैं, चीजें ऐसे भी प्रेजेंट होती हैं। क्लियर कट अगर कोई वर्ड ऐसा लिखा हुआ है कि ट्रांसफर है, तब तो वो ट्रांसफर की हेडिंग में जाना ही जाना है। जी मैम, आ जाइए। सिमिलरली जैसे आपने सेल प्राइस को एडजस्ट किया, ऐसे ही आपके परचेज प्राइस में भी एडजस्टमेंट होती है। अगर आप कोई भी खर्चा इनकर्ड कर रहे हो परचेज करते टाइम, मान लो कोई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 5 लाख रुपए। कितनी है? 5 लाख रुपए। मैं कोई बिल्डिंग खरीद रही थी, उस बिल्डिंग की कॉस्ट है 5 लाख रुपए, लेकिन उस बिल्डिंग को खरीदते टाइम मुझको 1 लाख रुपए का अदर खर्चा करना पड़ गया। तो इस केस में मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आई? 6 लाख रुपए। कितनी आई? 6 लाख रुपए। इस वाले खर्चे को तो आपको यहीं ऐड करना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन ये खर्चा आपने बाद में किया है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के नाम से आप बाद में भी इसको रिड्यूस करते हो, ये आप सब जानते हो। लेकिन जस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज ही खर्चा किया गया है। इम्प्रूवमेंट का खर्चा इम्प्रूवमेंट के नाम से आपको बता दिया जाएगा। परचेज के ऊपर ही आपने खर्चा किया है। आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी थी, लेकिन वो परचेज करने के लिए प्रॉब्लम आ रही थी कि आपको कोई कमीशन देना पड़ रहा था, कोई ब्रोकरेज वगैरह देनी पड़ रही थी। क्या ब्रोकरेज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में जाएगी? नो मैम, बिल्कुल नहीं जाएगी। तो ये जो ब्रोकरेज वगैरह आप पे कर रहे हो परचेज प्राइस का पार्ट बन जाएगी, और परचेज प्राइस में उस ब्रोकरेज को आपको ऐड करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए।
लेकिन यहाँ पर भी सुनो, अगर सोचो अगर आपने परचेज करते टाइम कोई स्टॉक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया, एसटीटी पे किया है, तो उसको आप ऐड नहीं करोगे, सारे खर्चे ऐड होंगे एक्सेप्ट एसटीटी। एसटीटी को ना तो आप सेल प्राइस में से लेस करोगे, ना ही एसटीटी को आप परचेज प्राइस में ऐड करने के हकदार हो, आप इसमें से कोई भी काम नहीं कर सकते। चलो पॉइंट नंबर 2 हमारे हो गए। पॉइंट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं समरी के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ के साथ नोट करते रहिएगा, साथ के साथ नोट करते रहिएगा। इफ टेंजिबल असेट परचेज्ड ऑन और बिफोर 1/4/2001, अगर आपने कोई टेंजिबल असेट परचेज कर ही है, आप सब जानते हो, ऑन और बिफोर, तो उस केस में फेयर मार्केट वैल्यू का ऑप्शन होता है कि नहीं? जी मैम बिल्कुल होता है। उस केस में जो एक्चुअल में परचेज प्राइस होता है और जो एफएमवी होती है 1/4/2001 की, हम इन दोनों को देखते हैं और विच एवर इज हायर वाला ऑप्शन हम चूज करते हैं। ठीक है जी? जी मैम। लेकिन इंटेंजिबल असेट अगर आपने 1/4/2001 से पहले परचेज की है या फिर 1/4/2001 वाले दिन परचेज की है, तो यहाँ पर आपके पास एफएमवी का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट, फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट बात कराई थी इन केस ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर अगर आपने परचेज किया 1/4/2001 से पहले, तो उस केस में अब बोनस शेयर तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। लास्ट क्लास में क्लियर कट बताया था कि अगर बोनस शेयर आपने परचेज किया है, बेसिकली परचेज नहीं करते तो हम एक्वायर करते हैं, हमको फ्री में मिल जाते हैं। बोनस शेयर आपको मिला है 1/4/2001 के बाद, अगर आपको बोनस शेयर मिला है तो ये बोनस शेयर पर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आती है, ये कितनी आती है बताइए मैम? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोनस शेयर पे आती है निल। कितनी आती है? निल, क्योंकि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिला है, आपने एक्वायर करने पर इस पे तो कोई खर्चा किया नहीं, तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? निल आएगी। जी मैम। लेकिन अगर बोनस शेयर आपको 1/4/2001 से पहले मिला है, कब मिला है? 1/4/2001 से पहले आपको बोनस शेयर मिला है, तो उस केस में लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला अब इसका परचेज प्राइस निल नहीं होगा। अब जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी एट 1/4/2001 वाले दिन, वही फेयर मार्केट वैल्यू को परचेज प्राइस मान लिया जाएगा। ठीक है। फिर एक बात मैंने आपको पढ़ाई थी, किसी एसेट में आपको कंप्यूटेशन करना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है? उस एसेट्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग शॉर्ट टर्म वाला है तो शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म वाला है तो लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म किस केस में होता है ऑलरेडी बताया है, लॉन्ग टर्म किस केस में होता है ऑलरेडी बताया है। चलो, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग मैम निकालते कहाँ से कहाँ तक है? मैम हमको ये तो पता है कि किस केस में 2 ईयर में शॉर्ट टर्म बनता है, किस केस में 3 ईयर में बनता है, किस केस में 12 मंथ्स में बनता है, ये बात तो हमको पता है मैम। बट द प्रॉब्लम इज कि मैम किस दिन से किस दिन तक की डेट के लिए देखें कि 2 साल पूरा हुआ कि नहीं, 12 महीना पूरा हुआ कि नहीं, 24 मंथ पूरा हुआ कि नहीं। तो जिस दिन आपने एसेट को एक्वायर किया, एक्विजिशन किया, एक्वायर किया, तो एक्विजिशन की डेट से लेके इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑफ ट्रांसफर। सपोज आपने किसी एसेट को परचेज किया 1 जनवरी 2017 को, सपोज आपने एसेट परचेज की, ठीक है जी, और इस एसेट को आपने बेच दिया। कब बेच दिया? 10 फरवरी 2019 में आपने ये एसेट बेच दी। ठीक है, तो अब इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालने के लिए आप कौन सी डेट लोगे? 1 जनवरी 2017 से 10 को बेची है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर से एक दिन पहले की डेट यानी कि 9 फरवरी 2009 तक देख लो कि आपने कितना टाइम कवर कर लिया। जितना टाइम आपने कवर कर लिया उसी के अकॉर्डिंग आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग निकल आएगा। तो इस डेट से लेके इस डेट तक का पीरियड टाइम ड्यूरेशन आपको चेक करना होगा कि ये टाइम ड्यूरेशन कितना आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका पीरियड होल्डिंग निकलेगा। अगर ये 2 साल आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर बिल्डिंग का केस है तो 2 साल में ये लॉन्ग टर्म बनेगा कि शॉर्ट टर्म। अगर ये शेयर्स, अगर ये मान लो ये 12 मंथ निकल के आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए 12 मंथ किस केस में लॉन्ग टर्म बनता है, किस केस में शॉर्ट टर्म बनता है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे निकालते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म आ जाए, हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म आ जाए, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट आएगा। शेयर्स के केस में कुछ अलग टाइम पीरियड होता है, बिल्डिंग के केस में अलग होता है, जीरो कूपन बॉन्ड के केस में अलग होता है, अनलिस्टेड शेयर्स के केस में अलग होता है। सब याद आ रहा है कि नहीं? जी मैम याद आ रहा है। बट सभी केसेस में टाइम
कैलकुलेट करने का तरीका यही रहेगा, टाइम कैलकुलेट करने का तरीका यही रहेगा। तो बताइए जी, बताइए कि इस केस में अगर, चलो इसको चेंज कर दो जल्दी से, आप कैलकुलेशन करके फिर मेरे को बता पाओगे। इसको कर दो 1 जनवरी। बताइए कि कितना टाइम हो गया मैम। इस केस में हम बात करें तो ये एसेट 2 साल अपने कंप्लीट कर चुकी है, और ये एसेट मैम 2 साल कंप्लीट कर चुकी है। दैट मीन्स ये एसेट लॉन्ग टर्म होगी या शॉर्ट टर्म, ये डिपेंड करेगा कि इस एसेट का नेचर क्या है। ठीक है जी, अगर ये शेयर्स हैं, ऐसे शेयर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड है, तब तो मैम ये लॉन्ग टर्म बन जाएगा क्योंकि 12 महीने से ज़्यादा है। अगर ये प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी 2 साल के लिए होल्ड होती है तो मैम अलग, तो वो शॉर्ट टर्म बोली जाती है। 2 साल से ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो लॉन्ग टर्म बोली जाती है। ऐसे ऐसे मैम हर किसी का डिफरेंट टाइम पीरियड होता है। चलिए, तो इतनी बात समझ आई कि नहीं जी मैम? इतनी बात हमको समझ आ गई। तो ये थी हमारी समरी, बहुत ही क्यूटी पाई सी समरी थी। आ जाइए, इतनी बातें आप सबको याद रखनी है जितनी वहाँ मैंने डिस्कस की। चलो अब आ जाओ सेक्शन नंबर 49। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफ़ी कुछ नई चीज़ें सेक्शन हमको सिखाएगा। हालांकि इस सेक्शन की लिंकेज की जाएगी सेक्शन नंबर 47 से। पूरी सीरीज है, धीरे धीरे पढ़ेंगे उसके बाद लिंकेज करेंगे। मैं पहले यहाँ पर आपके सामने लिंकेज नहीं रखूँगी। लिंकेज क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, आपके माइंड में इम्पॉर्टेंट है, वह एग्जामिनर में आपको लिख के नहीं बताना कि लिंकेज 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 कैसे होगी। ठीक है जी, आपको लिंकेज सीखनी है वो मैं सिखाऊंगी, बट आज फर्स्ट टाइम मैं आपको पहले लिंकेज सिखाऊं फिर आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, वो चीज़ काम नहीं आएगी। पहले कॉन्सेप्चुअल करेंगे, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जब दिमाग में बैठ जाएंगी तो लिंकेज आप खुद ही कर जाओगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये लिंक कैसे हो रहा है। तो हालांकि लिंकेज की वजह से मैं पहले आपको सेक्शन नंबर 47 पढ़ाती, उसके बाद 49 पर मुझे आना था, बट वैसे चीज़ें आपको शायद समझ नहीं आती। तो पहले हम करेंगे सेक्शन नंबर 49, उसके बाद हम करेंगे सेक्शन नंबर 47। चलिए जी, यहाँ पर हम बातें करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर। किसकी बातें करेंगे? प्रीवियस ऑनर की बातें करेंगे। मैम ये प्रीवियस ऑनर होता क्या होगा? चलिए जी, ये एक बहुत ही बढ़िया समरी है इस पूरे कॉन्सेप्ट की। इसको आप ध्यान से देखो, मैं इसको समझाऊंगी, आपको पता लग जाएगा कि प्रीवियस ऑनर होता कौन है। फिर आपको पता लग जाएगा कि ये प्रीवियस ऑनर होता कौन है। बात समझ आई कि नहीं जी मैम? ये है कोई मिस्टर एक्स, ये कोई पर्सन है जिनका नेम है मिस्टर एक्स। ठीक है जी? जी मैम। ये अपनी कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं मिस्टर वाई को, या फिर यूं समझ लीजिए मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, मिस्टर एक्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अब ये तो देंगे नहीं, ऑलरेडी इनहेरिट हो गई इनकी प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई को ये प्रॉपर्टी मिली कि नहीं मिली? चलिए बताइए जी मैम। ये प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को मिलने के लिए क्या मिस्टर वाई को कुछ पे करना पड़ा अपनी पॉकेट से? नो मैम। मिस्टर वाई को हो सकता है प्रॉपर्टी इनहेरेंट में मिली हो सकता है अंडर अ विल मिल गई हो सकता है कि एचयूएफ हो, कोई एचयूएफ क्या हो गई, एचयूएफ का पार्टीशन हो गया। जब एचयूएफ का पार्टीशन होता है तो एचयूएफ के अंदर जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सब उसके को पार्टनर्स में बट जाती हैं, तो एसेट जब बटती हैं तब भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलती हैं। जी मैम बिल्कुल। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये थी मिस्टर एक्स की, बट ये प्रॉपर्टी किसको मिल गई? मिस्टर वाई को मिल गई ड्यू टू एनी रीजन। अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन से रीजन यहाँ कवर होते हैं। ड्यू टू एनी रीजन मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी मिस्टर वाई की हो गई। ठीक है जी? चलो, अब मिस्टर वाई के हाथ में प्रॉपर्टी आ गई। मिस्टर वाई ने 1-2 साल तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया, उसके बाद मिस्टर वाई ने सोचा एक काम करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बेच देते हैं। क्या करते हैं? बेच देते हैं। अब जब भी चीज़ें बेची जाती हैं, जब भी चीज़ें बेची जाती हैं तो बेचना कहाँ पर कवर होता है मैम? बेचने का मतलब तो होता है ट्रांसफ़र, और जब ट्रांसफ़र की बात आती है तो कौन से कॉन्सेप्ट का जन्म होता है मैम? कैपिटल गेन का जन्म हो जाता है, फिर कैपिटल गेन निकालना पड़ जाता है। चलो, इतनी बात समझ आई कि नहीं जी मैम? आई। पर मैम एक डाउट आ गया। क्या डाउट आया बताइए मैम? आपने बोला कि जब सेल हो रही है मिस्टर वाई जब इस प्रॉपर्टी की सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब मिस्टर वाई ट्रांसफ़र कर रहे हैं और मिस्टर वाई के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज होगा। हो सकता है कैपिटल लॉस अराइज हो जाए, बट कैपिटल गेन कैपिटल लॉस का कॉन्सेप्ट तो जन्म लेगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ क्या हो रही है? बेची जा रही है। और कौन सी चीज़ बेची जा रही है? कैपिटल असेट बेची जा रही है। जी मैम, बात तो आप सही बोल रहे हो।
बट मैम डाउट ये आया कि जब ये बिल्डिंग, जब ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को मिली, तब कैपिटल गेन अराइज नहीं हुआ क्या? जी नहीं हुआ। लॉ में क्लियर कट बोला है, अभी पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 47, वहां पर लिखा है कुछ सिचुएशन वहां पर कवर है, कुछ सिचुएशन वहां पर कवर है, जैसे कि कोई पर्सन की डेथ हो जाए तो उनकी प्रॉपर्टी उनके बेटे को या उनके लीगल हेयर को इनहेरिट कर दी जाए, या फिर कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी को सक्सीड कर ले, या फिर किसी को कोई प्रॉपर्टी एज अ विल मिल जाए, एज अ गिफ्ट मिल जाए, या फिर किसी भी रीजन से जो कि वहां पर कवर है सेक्शन 47 में, उस रीजन से ये प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को मिल रही है, तो उस केस में उसको ट्रांसफर नहीं बोला जाता, और जहां पर ट्रांसफर अराइज नहीं हुआ वहां पर तो कैपिटल गेन की बात ही नहीं आएगी। जी मैम, सही बात, पक्की पक्की बात। चलो, तो ये बात तो मैम हमको समझ आ गई कि जब प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई को मिलेगी तो ये जो अंडर गिफ्ट मिलती है, अंडर विल मिलती है, अंडर सक्सेशन मिलती है, अंडर इनहेरिटेंस मिलती है, और ड्यू टू पार्टीशन ऑफ लॉ, ड्यू टू पार्टीशन ऑफ एचयूएफ मिलती है, बहुत सारे रीजंस है मैम जो आपने बोला कि आप हमको सेक्शन नंबर 47 में पढ़ाओगे। उन रीजन से जब भी कोई एक प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को मिल जाती है तो इस सिचुएशन में मैम कैपिटल गेन की बात नहीं आती है, क्योंकि इसको ट्रांसफर ही नहीं बोला जाता, और ट्रांसफर नहीं बोला जाता तो कैपिटल गेन की बात नहीं आती। चलो, लेकिन जब मिस्टर वाई इस प्रॉपर्टी को बेचते हैं तब तो ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? जी मैम, बिल्कुल होगा, क्योंकि मिस्टर वाई अब इस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को नहीं दे रहे, किसी को अंडर विल नहीं मिल रही, किसी को अंडर सक्सेशन नहीं मिल रही, क्लियर कट वर्ड लिखा हुआ है कि मिस्टर वाई इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो जब मैम सेल करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट का जन्म होता है जिसको ट्रांसफर बोलते हैं, और जहां पर वर्ड ट्रांसफर आता है वहां पर कैपिटल गेन भी पिक्चर में आ जाता है। चलिए, तो इस केस में जब कैपिटल गेन पिक्चर में आएगा तो आप सब जानते हो कैपिटल गेन की कंपटीशन करने के लिए हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए होता है कि नहीं? जी मैम। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है कि नहीं? जी मैम। पीरियड ऑफ होल्डिंग पता होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कंपटीशन करनी है। कंपटीशन लॉन्ग टर्म की अलग तरह से होती है, शॉर्ट टर्म की अलग तरह से होती है। अब ये पर्टिकुलर एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, ये बात कहाँ से पता चलेगी? ये बात तो तभी पता चलेगी ना जब हमें इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग पता होगा। यस और नो? जी मैम, बिल्कुल सही बात। अगर ये लॉन्ग टर्म बन जाती है पीरियड ऑफ होल्डिंग से तो फिर हमें इसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी करना होता है। इतनी चीज़ें हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? जी मैम, बिल्कुल चाहिए। एक चीज़ मैम और चाहिए होती है जो कि है सेल प्राइस, जो कि आपने यहाँ पर लिखी नहीं है। जी हाँ, इसलिए नहीं लिखी क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है। जब ये सेल करेंगे तो जो भी इनको कंसिडरेशन मिलेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो कि मिस्टर वाई रिसीव कर रहे होंगे इस प्रॉपर्टी के बेचने पर, वही सेल प्राइस होगा। जी मैम। लेकिन देखो, अब सपोज करो कि ये जो मिस्टर वाई है ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं 10 लाख रुपए की। कितने की बेच रहे हैं? 10 लाख रुपए की ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। इतनी बात समझ आई कि नहीं? बताओ। जी मैम, इतनी बात समझ आ रही है कि मिस्टर वाई इस प्रॉपर्टी को 10 लाख में बेच रहे हैं। तो कैपिटल गेन निकालने के लिए सेल प्राइस में से मुझे क्या माइनस करना होगा? मैम, आपको माइनस करना होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेल प्राइस में से माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करनी होगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है कि मिस्टर वाई ने जब ये प्रॉपर्टी खरीदी थी तो कितने रुपए भरे थे, कितने रुपए में खरीदी थी? बताइए, मिस्टर वाई ने प्रॉपर्टी कितने रुपए में खरीदी थी? मैम, नील, जीरो, क्योंकि मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से प्रॉपर्टी अंडर विल ली थी, अंडर इनहेरिटेंस मिल गई थी, इन्हें ये प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं पड़ी थी। इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो मैम जीरो है। जीरो कितनी है? जीरो। तो इस केस में मिस्टर वाई जब इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो इनके ऊपर तो ह्यूज कैपिटल गेन आ जाएगा कि नहीं? जी मैम, ह्यूज आ जाएगा, क्योंकि 10 लाख की प्रॉपर्टी है, माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ है नहीं, इसका मतलब माइनस कुछ कर नहीं सकते। ओ माय गॉड, पूरे 10 लाख रुपए पर तो इनको कैपिटल गेन भरना पड़ जाएगा। ओ माय गॉड, सीरियसली मैम, ये तो हद हो जाएगी। तो इसी वजह से जन्म हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर की कॉन्सेप्ट का। किसका जन्म हुआ? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर।
इस केस में लॉ मेकर ने बोला कि ये जो मिस्टर वाई है ये तो ऑनर है, मानते हैं आज की डेट में ये ऑनर है, ये असेसी है क्योंकि इनको तो इनकम टैक्स भरना है। मिस्टर वाई इज असेसी, इनकी इनकम असेस की जा रही है। जी मैम, तो इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो है नहीं क्योंकि मिस्टर वाई ने तो ये प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं की, लेकिन मिस्टर एक्स ने तो ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं से खरीदी होगी कि नहीं? जी मैम, बिल्कुल खरीदी होगी। तो मिस्टर एक्स कौन है? प्रीवियस ऑनर है। हाँ मैम, तो मिस्टर एक्स ने जितने में ये प्रॉपर्टी खरीदी होगी दैट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बात समझ आई कि नहीं? अब बात समझ आई मैम। तो मैंने यहाँ पर देखो क्लियर कट लिखा है, मिस्टर बाई एक्स की बाइंग कॉस्ट, मिस्टर एक्स की बाइंग कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर। तो मैंने हिंदी में लिख दिया, आपको बढ़िया से याद रहेगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा कि जो मिस्टर एक्स है यानी कि जो प्रीवियस ऑनर है उन्होंने कितने रुपए में इस प्रॉपर्टी को बाय किया, वही हम यहाँ से माइनस करेंगे। जनरली हम क्या माइनस करते हैं कि असेसी ने कितने रुपए में बाय किया, लेकिन असेसी ने तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय ही नहीं की थी। बाय यहाँ पर प्रॉपर्टी किसने की थी? मैम, प्रीवियस ऑनर ने बाय की थी। तो प्रीवियस ऑनर ने कितने रुपए में बाय की थी वो इस सेल प्राइस में से आप माइनस कर दीजिएगा। चलो, इतनी बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, अभी इतनी बात हमको समझ आ रही है। लेकिन मैम एक डाउट आ गया कि अगर प्रीवियस ऑनर ने भी ये प्रॉपर्टी बाय नहीं की होती, प्रीवियस ऑनर को भी ये प्रॉपर्टी अपने फादर से इनहेरेंट में मिल गई होती, मतलब कि मिस्टर ए जो कि मिस्टर एक्स के फादर हैं, मिस्टर ए की जब डेथ हुई तो ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स के पास आ गई, फिर मिस्टर एक्स की डेथ हुई तो ये प्रॉपर्टी मिस्टर वाई के पास आ गई। तो मैम ये जो केस है इसमें मिस्टर एक्स ने तो प्रॉपर्टी बाय ही नहीं की, तो इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिखें? तो इस केस में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना होगा कि मिस्टर ए ने ये प्रॉपर्टी कितने रुपए में खरीदी। तो यहाँ पर क्लियर कट अपने माइंड में रखना कि बाइंग कॉस्ट ऑफ लास्ट प्रीवियस ऑनर जिसने प्रॉपर्टी को एक्चुअल में एक्वायर किया हो। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी को एक्चुअल में मान लो मिस्टर ए ने एक्वायर किया था, मिस्टर ए इज लास्ट प्रीवियस ऑनर। यस मैम, मिस्टर ए लास्ट प्रीवियस ऑनर है, तो उस केस में आपको मिस्टर ए की यहाँ पर बाइंग कॉस्ट लिखनी पड़ेगी। बट हमारे केस में मैंने 2% का एग्जांपल लिया, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स इज लास्ट प्रीवियस ऑनर, तो मिस्टर एक्स की बाइंग कॉस्ट आपने यहाँ पर लिख दी। चलो, अब बात आती है कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी आपको माइनस करना होता है। तो जो मिस्टर एक्स हैं इन्होंने ये प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, तो हो सकता है इन्होंने भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के खर्चे किए हो, बिल्कुल। उसके बाद ये प्रॉपर्टी मिस्टर वाई के पास आ गई, तो हो सकता है मिस्टर वाई ने भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के खर्चे किए हो। जी बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में आप मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई के द्वारा किया गया खर्चा माइनस करोगे। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के द्वारा जितना भी खर्चा किया गया होगा इम्प्रूवमेंट पे, वो सारा खर्चा आप माइनस करोगे। तो बात समझ आ रही है कि प्रीवियस ऑनर के कॉन्सेप्ट में प्रीवियस ऑनर का कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी आप माइनस करोगे। लेकिन आप सब जानते हो कि जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होती है 1/4/2001 से पहले की होती है, वो सभी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आप सब क्या करते हो? इग्नोर कर देते हो। क्या करते हो? इग्नोर कर देते हो। तो यहाँ पर भी क्लियर कट लिखा है कि मिस्टर एक्स यानी कि असेसी एंड प्रीवियस ऑनर उन्होंने जो भी खर्चा इनकर किया है आफ्टर 1/4/2001 वो सभी खर्चा आप यहाँ पर माइनस करोगे। लेकिन अगर 1/4/2001 से पहले कोई खर्चा इनकर किया गया है, किसी के भी द्वारा किया गया है, वो खर्चा यहाँ से माइनस नहीं होगा। बताइए बात समझ आई कि नहीं? अब मैम बढ़िया से बात समझ आ रही है। चलिए, अब बात आती है आपकी किसकी? पीरियड ऑफ होल्डिंग की, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग पता होगा तभी तो इंडेक्सेशन कर पाएंगे। जी मैम, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए मैम ये जब बेच रहे हैं हमें ये तो पता होता है कि एक्विजिशन टू सेल तक की डेट हमको लेनी होती है। इस पूरे पीरियड में हमें देखना होता है कि ये पीरियड कितना है। ये पीरियड पर डिपेंड करता है कि व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो मैम हमें देखना पड़ेगा कि एक्वायर कब हुआ और सेल कब हुआ। तो सेल तो जिस दिन मिस्टर वाई ने सेल की होगी वो डेट आप यहाँ ले लोगे। मिस्टर वाई के द्वारा सेल की जाने वाली डेट से एक दिन पहले वाली डेट आप यहाँ पर लिख लोगे। जी मैम,
लेकिन एक्विजिशन की डेट कौन सी लो, जब मिस्टर एक्स ने ये प्रॉपर्टी एक्वायर की वो डेट यहाँ पर लिखें, या फिर जिस दिन ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई को एज अ विल मिली वो डेट यहाँ पर लिखें। तो लॉ ने क्लियर कट बोला कि जब मिस्टर एक्स ने ये प्रॉपर्टी एक्वायर की थी उन्हीं की परचेज डेट हमें एक्विजिशन की डेट माननी होगी, क्योंकि जब हम प्रीवियस ऑनर की बात कर रहे हैं तो सारा कॉन्सेप्ट किसका पिक्चर में आ जाएगा, प्रीवियस ऑनर का। एक तरह से बोलूं तो मिस्टर वाई को हम पूरी तरह से हाइड कर रहे हैं यहाँ पर, जी मैम, और मिस्टर एक्स को पूरी तरह से हम पिक्चर में लेके आ रहे हैं। मिस्टर वाई को हटा लो, मिस्टर वाई को हटा लो, मिस्टर एक्स को ध्यान में रख के पूरा क्वेश्चन होगा इन केस ऑफ प्रीवियस ऑनर। ठीक है मैम, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लिया जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग लिया जाएगा जिस दिन मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी खरीदी थी उस दिन से लेके जिस दिन मिस्टर वाई ने प्रॉपर्टी सेल की उस दिन तक की डेट को पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा। सेल से एक दिन पहले वाली डेट लेते हैं। ठीक है मैम, अब सुनो, अगर मैम मिस्टर एक्स ने भी ये प्रॉपर्टी ना खरीदी होती, इनको भी ये प्रॉपर्टी विल में मिली होती, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में मिस्टर ए की द्वारा इनकर की गई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी लेते क्या, जी बिल्कुल लेते, लेकिन 1/4/2001 के बाद की लेते। मैम पीरियड ऑफ होल्डिंग में अगर मिस्टर एक्स को भी ये प्रॉपर्टी विल में मिली होती तो मिस्टर ए की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिस्टर ए के द्वारा जो डेट हो रही होगी एक्चुअल में परचेज की वो डेट ली जाएगी ना फिर तो, जी ऑब्वियसली। फिर मिस्टर वाई तो पिक्चर में आएंगे ही नहीं। अगर मिस्टर एक्स को भी अगर ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली होगी तो मिस्टर एक्स तो पिक्चर में आएंगे ही नहीं। फिर सारा काम किसके हैंड से होगा, मिस्टर ए के हैंड से होगा, यानी कि डेट ऑफ एक्विजिशन भी वहीं से ली जाएगी जिस दिन मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी खरीदी होगी। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए मिस्टर ए का पीरियड भी कंसीडर किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिस्टर ए की ली जाएगी। इम्प्रूवमेंट में तीनों के खर्चे ले लिए जाएंगे अगर 1/4/2001 के बाद के हैं तो बात समझ आई कि नहीं, जी अब आई। तो देखो यहाँ क्लियर कट लिखा है मिस्टर एक्स की परचेज डेट से लेके सेल तक की डेट आप यहाँ पर कंसीडर करोगे, लेकिन अगर मिस्टर एक्स ने परचेज नहीं किया तो मिस्टर ए की डेट से ले लोगे। ठीक है मैम, तो ये पूरा फ्लो चार्ट था जो कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करता था। आ जाइए अब इसमें कुछ और रेलिवेंट पॉइंट है, मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। सम रेलिवेंट पॉइंट इन अबव सिचुएशन की जो ऊपर सिचुएशन आप सबको समझाई गई है इसमें कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे हमेशा, देखो यहाँ कीवर्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ लास्ट प्रीवियस ऑनर। किसकी कॉस्ट आप लोगे, लास्ट प्रीवियस ऑनर की, जो सबसे लास्ट प्रीवियस ऑनर होगा जिसने एक्चुअल में एसेट को एक्वायर किया होगा। ये एग्जांपल दिया है कि मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को गिफ्ट की, मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को गिफ्ट की और मिस्टर जेड अब सेल कर रहे हैं। तो सेल कर रहे हैं इसका मतलब कैपिटल गेन की बात होगी। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन तो चाहिए कि नहीं, जी मैम चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर बताइए किसकी लेंगे, मैम मिस्टर एक्स की लेंगे क्योंकि मिस्टर एक्स ने एक्चुअल में प्रॉपर्टी एक्वायर की थी। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मैम तीनों की लेंगे पर 1/4/2001 के बाद की लेंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग बताइए मैम मिस्टर एक्स ने जिस दिन ये एसेट एक्वायर की थी वहाँ से लेंगे और सेल से एक दिन पहले तक की डेट लेंगे। और CII बताइए, CII कहाँ से कहाँ तक का लेंगे, CII भी हम यहीं से लेंगे, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन भी यहीं से ही उठाएंगे जिस दिन ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स ने एक्वायर की थी। चलिए आगे बढ़िया सा एग्जाम्पल भी करेंगे। एक्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 इज ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ पर मैम अच्छा ये ऑप्शन यहाँ भी आ गया, जी हाँ बिल्कुल आ गया। अगर ये मिस्टर एक्स, हमारे इस वाले एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स ने अगर ये प्रॉपर्टी 1/4/2001 से पहले एक्वायर की होती तो जितने में एक्वायर की होती वो प्राइस प्लस FMV एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर, जो भी इन दोनों में ज़्यादा होगा वही इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द हैंड्स ऑफ प्रीवियस ऑनर्स। जितने भी प्रीवियस ऑनर्स हैं जिन्होंने अपनी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनकर की है सबकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को कंसीडर किया जाएगा।
फोर्थ पॉइंट, if the cost of acquisition in the hands of previous owner cannot be ascertained। मैम ऐसा हो सकता है ना कि मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को दी, मिस्टर वाई ने प्रॉपर्टी आगे सेल कर दी, लेकिन जब मिस्टर एक्स इस दुनिया में ही नहीं है तो कैसे पता करें कि उन्होंने प्रॉपर्टी कितने में एक्वायर किया था। मैम पता ही नहीं लग पा रहा। मैम कोई भी ऑप्शन नहीं है, हो सकता है झूठ बोल दें कि इतने में एक्वायर की थी। मैम कोई पेपर वगैरह भी नहीं है। तो इन्होंने क्लियर कट बोला, अगर आपको पता नहीं लग पा रहा, आप असर्टेन नहीं कर पा रहे कि प्रीवियस ऑनर ने इस प्रॉपर्टी को कितने में एक्वायर किया था, आप ये चीज़ पता नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आप फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिएगा। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द प्रीवियस ऑनर शैल बी कंसिडर्ड। तो इन प्रीवियस ऑनर ने जिस दिन ये प्रॉपर्टी खरीदी थी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, वही फेयर मार्केट वैल्यू इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोली जाएगी। चलिए बताइए बात समझ आई कि नहीं। जी मैम आ गई। चलो अब करेंगे ये एग्जाम्पल, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिवाइज करा दिया जाएगा। चलिए जी आ जाइए, ये है क्वेश्चन हमारे पास। पूरा क्वेश्चन पूरी कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर देगा। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए मैं पढ़ती हूँ पहले क्वेश्चन। मिस्टर ए परचेज्ड एन एसेट ऑन 1 1999। मिस्टर ए ने एसेट को कब परचेज किया? 1 1999। कितने रुपए का परचेज किया है? 1 लाख रुपए का उन्होंने इस एसेट को परचेज किया है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑज ऑन 1/4/2001 इज 2 लाख। चलिए जी आप सब मुझे बताइए, क्या ये एसेट 1/4/2001 से पहले परचेज की गई है? जी मैम बिल्कुल, ये एसेट तो 1/4/2001 से पहले परचेज की गई है। जब किसी एसेट को 1/4/2001 से पहले परचेज किया होता है तो हमारे पास एफएमबी का ऑप्शन आ जाता है। फिर इन दोनों में जो हायर होता है हम उसी को अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान के चलते हैं। तो इस केस में मिस्टर ए ने जब प्रॉपर्टी परचेज किया था तो 2 लाख रुपए उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। चलिए, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनकर्ड बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए ने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना इनकर्ड किया? एक सेकेंड, कैमरे का ऑप्शन है, कैमरा में इश्यू आ रहा है, मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। वेट। चलिए जी कैमरा वर्केबल है, अभी सब कुछ ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ूंगी। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे, मिस्टर ए परचेज्ड एन एसेट। मिस्टर ए परचेज्ड एन एसेट ऑन 1/1/99 को उन्होंने एक एसेट परचेज की जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए थी, एफएमबी 2 लाख रुपए थी। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनकर्ड बाय ए। देखो जब ए ने एसेट परचेज की तो वो इस दिन की, जब भी आप इस दिन एसेट खरीदते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि एसेट 1/4/2001 या उससे पहले खरीदोगे तो एक ऑप्शन आपके पास होगा, आप चाहो तो ये लो, आप चाहो तो ये लो, बट मैंने बोला है कि हमेशा हायर लेना। एग्जाम के सारे क्वेश्चन आपको हायर वैल्यू को लेके करके आने हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? जी मैम आ रही है, पक्की आ रही है। आगे बढ़ जाए? जी मैम बढ़ जाइए। उसके बाद ये जो मिस्टर ए हैं, देखो इन्होंने क्या किया है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किया है। 1/1/2001 को 75,000 रुपये खर्च किया कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में। 1/1/2005 में 50,000 रुपये खर्च किया कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में। बताइए कौन सी वाली लूँ और कौन सी वाली छोड़ूं? मैम ये वाली तो आपको छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 1/4/2001 से पहले होने वाली जो भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं वो हमको इग्नोर करनी पड़ती है। तो अब बताइए कौन सी वाली लूँ? क्या मैं ये वाली कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कंसीडर कर सकती हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हो। नेक्स्ट, फिर क्या हुआ, मिस्टर ए ने ये गिफ्ट कर दिया। अरे वाह, मजा ही आ गया। मिस्टर ए ने इसको गिफ्ट कर दिया मिस्टर बी को। कब गिफ्ट किया? 2008 में। ओ माय गॉड। मिस्टर बी इनकर्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन द सेड असेट ऑन 10th of January 2011 में इन्होंने भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कंसीडर किया। क्या हम कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? जी मैम, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आफ्टर 1/4/2001 चाहे प्रीवियस ऑनर ने इनकर्ड किया हो चाहे असेसी ने इनकर्ड किया हो वो कंसीडर की जाएगी। तो ये की जाएगी कि नहीं? जी बिल्कुल की जाएगी। नेक्स्ट, फर्दर मिस्टर बी ने दोबारा से इस असेट को गिफ्ट कर दिया मिस्टर सी को 1/1/2012 को। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनकर्ड बाय मिस्टर सी ऑन 1/4/2013 इस 30,000 रुपये। 1/1/2013 इस 30,000 रुपये। ओ माई गॉड, ए ने बी को गिफ्ट किया, बी ने सी को गिफ्ट किया। 2 बार इस एसेट को गिफ्ट किया गया, दोनों बार ही ये घटना ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट पिक्चर में नहीं आएगा। बट जब ए ने बी को गिफ्ट किया, बी ने सी को गिफ्ट किया,
ये दोनों घटनाएं तो कैपिटल गेन नहीं मानी जाएंगी, ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन की बात नहीं आएगी। बट जब सी ने सेल किया तब फिर कैपिटल गेन पिक्चर में आएगा। ठीक है, सेल कितने में किया है? 1/1/19 को सेल किया गया है। ओ माय गॉड, 50 लाख रुपए में सेल किया गया है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन। चलिए आंसर है, बट पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। क्या मिस्टर ए के हाथ में कैपिटल गेन अराइज होगा? नो। क्या मिस्टर बी? नो। मिस्टर सी? यस। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल किया। सेल इज अ ट्रांसफर, और जब भी ट्रांसफर होगा तो कैपिटल गेन की बात पिक्चर में आएगी। चलिए बात समझ आई कि नहीं? जी मैम आ गई। अब हम क्या करेंगे मैम? सेल करा है तो कैपिटल गेन निकालेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले आप सब मुझे बताइए कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है या फिर लॉन्ग टर्म है, क्योंकि मैं उसी के अकॉर्डिंग तो कंपटीशन करूंगी कैपिटल गेन को निकालने की। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बताइए शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है? मैम ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? इट डिपेंड्स ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो बताइए पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से देखूं? मैम पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको निकालना पड़ेगा एक्विजिशन की डेट से लेके टू द सेल की डेट से एक दिन पहले वाली डेट। तो सेल किस दिन हुई है? देख लो मैम, सेल हुई है 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2019 में ये सेल हो रही है मैम। ओ माय गॉड, तो इससे एक दिन पहले आ जाओ तो क्या आएगा मैम? 31 दिसंबर 2019 आएगा। कितना आएगा? 31 दिसंबर 2019 आ जाएगा। सेल 1 जनवरी को हो रही है, तो मैंने कहा एक दिन पहले तक का पीरियड ऑफ होल्डिंग लोगे तो सेल के लिए मैं क्या मान लूंगी? पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए 31/12/2018। ठीक है जी, जी मैम बिल्कुल सही बात। लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 डेट के बीच का पीरियड होता है। एक डेट तो हमें मिल गई, एक डेट हमें क्या मिल गई? 31/12/2018। बट एक डेट और क्या होगी मैम? एक डेट होगी डेट ऑफ एक्विजिशन। बताइए क्या सी ने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था? नो मैम, गिफ्ट में मिला था। इससे पहले जो बी था उन्होंने एक्वायर किया था? नो मैम, उनको भी गिफ्ट में मिला था। बताइए मिस्टर ए ने एक्वायर किया था? जी मैम एक्वायर किया था। और कब एक्वायर किया था आप सब मुझे बताइए। मैम एक्वायर किया था 1 1999। ओ माय गॉड, ऐसा कुछ लिखा आ जाए तब तो देख के ही मैम समझ आ जाता है कि ये जो है ये क्या बनेगा मैम? ये जो है लॉन्ग टर्म बनेगा। 1999 से 2018 तक अगर पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म बनेगा। जी मैम ये लॉन्ग टर्म बन जाएगा, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी 2 साल से ज्यादा होल्ड कर रखी होती है तो वो लॉन्ग टर्म कहलाती है। चलो, तो ये लॉन्ग टर्म असेट है। मैंने यहाँ क्लियर कट लिखा भी है, देखो। असेसमेंट ईयर 1920 की मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो प्रॉपर्टी बेची है वो कब बेची है? 1920 में ये प्रॉपर्टी बेची गई है। सॉरी 1819 प्रीवियस ईयर में प्रॉपर्टी बेची गई है। प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1819। 1/4/2018 में शुरू हुआ होगा, 31 मार्च 2019 में ये पीरियड खत्म होगा। राइट और रॉन्ग? यस मैम राइट। तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं 1 जनवरी को ये प्रॉपर्टी सेल हो गई है। जी मैम, तो कौन सा हुआ प्रीवियस ईयर? मैम प्रीवियस ईयर ये हुआ आपका 18-19। और असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ ये? मैम असेसमेंट ईयर ये हुआ 1920। चलो 1920 असेसमेंट ईयर के लिए हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बोला है कि आपको क्या निकालना होता है? पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो मैम ये 242A क्या लिखा है? ये सेक्शन है, सेक्शन 242A के अकॉर्डिंग हम पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते हैं। आप बस ये याद रखिए, सेक्शन नहीं भी याद रहेगा चलेगा। मैंने पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए क्या डेट बोली थी? जिस दिन एक्वायर किया लास्ट प्रीवियस ऑनर ने, उस दिन से लेके इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट फ्रॉम द ट्रांसफर। ट्रांसफर से एक दिन पहले की डेट तक मैंने निकाला, तो ये एसेट कौन सी आ गई? लॉन्ग टर्म आ गई। ठीक है, यहाँ पे कितना ईयर कितना मंथ नहीं लिखोगे चलेगा, आपको देख के ही समझ आ रहा है। ओ माय गॉड ये तो बहुत लंबा टर्म है, तो आप सीधे लिख देना लॉन्ग टर्म। उसके बाद अब आपको क्या करना होता है मैम? सेल प्राइस चाहिए होता है। सेल प्राइस में से ही तो कॉस्ट ऑफ परचेज घटाएंगे। बताओ ये प्रॉपर्टी कितने में सेल हुई है? मैम 5 लाख में सेल हुई थी। तो यहाँ पर अब मैंने क्या लिखा? मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए में प्रॉपर्टी सेल हुई थी। अब इसमें से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। बताइए इन दोनों कॉस्ट का मैं इंडेक्सेशन करूं कि ना करूं? मैम ऑब्वियसली करो। क्यों? क्योंकि मैम लॉन्ग टर्म है। वेरी गुड।
सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बातें करते हैं। कितने रुपए में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, चलो बताओ। मैम खरीदी तो ये मिस्टर ए ने थी, क्योंकि सी को गिफ्ट में मिला, बी को गिफ्ट में मिला, तो लास्ट प्रीवियस ऑनर तो फिर ए ही बचा जिसने प्रॉपर्टी खरीदा था। बताओ बच्चे कितने की खरीदी थी मैम? 2 लाख रुपए की खरीदी थी। चलिए जी, 2 लाख रुपए की खरीदी थी। कब खरीदी थी? 2 लाख रुपए की। आ जाइए, यहाँ पर मैंने लिखा 2 लाख रुपए। जब भी प्रॉपर्टी 1/4/2001 से पहले खरीदी गई होती है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? ईयर ऑफ परचेज। लेकिन 1/4/2001 से पहले खरीदी गई होती है तो ईयर ऑफ परचेज का इंडेक्सेशन नहीं लेते, फिर हम 2001 का इंडेक्सेशन ले लेते हैं, जो कि कितना होता है? 100 इनटू करते हैं हम उस ईयर के इंडेक्सेशन से जिस ईयर में हमने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया। बताइए हमने किस ईयर में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया? मैम 18-19 में आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया। कब किया? 18-19 में। चलिए आप बताइए 18-19 का इंडेक्सेशन क्या कहता है? जल्दी से पेज पलट के देखो, मैं यहाँ पर पेज आपके सामने खोल देती हूँ। ये देखिए मैंने ये फाइल आप सभी के सामने यहाँ पर खोल दी है। इसमें बताइए मुझे 18-19 का इंडेक्सेशन कितना है? मैम 280 है। कितना है? 280। 18-19 का इंडेक्सेशन जिस ईयर में ट्रांसफर की वो ईयर कौन सा था? मैम प्रीवियस ईयर 18-19 था। प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर मींस प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर 18-19 का मैंने क्या ले लिया? इंडेक्सेशन मैम ले लिया। आ जाइए वापस, तो मैंने प्रीवियस ईयर के इंडेक्सेशन 280 से इंटू कर दिया। चलो आगे बढ़े। उसके बाद आप सबने क्या करना है? मैम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करनी है। तो आ जाओ, इस क्वेश्चन में तो बहुत सारी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट थी। जी मैम सबसे पहली बात तो आपने कहा था कि ये वाली कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हम लेंगे नहीं, हम ये वाली कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेंगे, बिल्कुल लेंगे। चलो सुनो, अब देखो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हम ले रहे हैं ये वाली। ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कब इनकर्ड हुई है? मैम 1/1/2005 में इनकर्ड हुई है। 1/1/2005 में इनकर्ड हुई है। कितने की? 50,000 की। आ जाओ वापस, तो यहाँ पर मैंने लिखा 50,000। ठीक है जी, ईयर ऑफ ट्रांसफर ही लिखते हैं तो 280 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर मैम 113 क्यों लिखा? क्योंकि ये कॉस्ट कब इनकर्ड हुई थी? 1/1/2005 में। तो ईयर 2004 से 2005 का क्या करना पड़ेगा? इंडेक्सेशन। आ जाइए बताइए 2004 से 2005 का इंडेक्सेशन कितना है? मैम 113। तो मैंने 113 इसको ले लिया। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम बात तो हमको समझ अब आ रही है। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कब इनकर्ड हुई है बताइए? मैम नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनकर्ड की गई है बी ने की थी मैम 25,000 रुपए की। 10 जनवरी 2011 को इनकर्ड की थी। तो आ जाइए 25,000 रुपए, 280 आ गया यहाँ पे। ईयर ऑफ ट्रांसफर इनटू डिवाइड बताइए कौन से ईयर से करोगे? मैम जो इसको आप डिवाइड करोगे ये ईयर है हमारा 10/11। 10/11 का बताइए मुझे इंडेक्सेशन क्या कहता है? मैम 10/11 का इंडेक्सेशन आपको बोलता है 167। क्या बोलता है जी? 167। वापस से आइए, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 167 से। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सी ने इनकर्ड की थी 30,000 रुपए की। कब की थी मैम? 1/1/2013। 1/1/2013 का मतलब क्या है कि ये कौन सा ईयर हो गया? 12-13। तो ये तो आपको पता है ईयर ऑफ ट्रांसफर से इनटू करते हैं, लेकिन जिस ईयर में आपने इम्प्रूवमेंट का खर्चा किया उस ईयर के इंडेक्सेशन से डिवाइड करते हैं। तो 12-13 में बताइए कितना इम्प्रूवमेंट का इंडेक्सेशन है? मैम 200। आ जाइए 200 पॉइंट से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये सारे खर्चे माइनस कर दिए, ये आ गया मेरा कैपिटल गेन। बात समझ आई कि नहीं? मैम पक्की बात समझ हमको आ गई। चलो तो ये हो गया आपका आंसर, कैपिटल गेन आप सबका निकल के आ गया। तो हमने ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा इसमें क्या था? इस कॉन्सेप्ट में बात सिर्फ इतनी सी थी कि आपने प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, और जब प्रीवियस ऑनर पिक्चर में आते हैं तो जो आपके ऑनर हैं, मेन असेसी हैं, जिनको प्रॉपर्टी गिफ्ट में, विल में, किसी भी रीज़न से मिली हो, वो गायब हो जाते हैं और सारी कैलकुलेशन हम प्रीवियस ऑनर के बेसिस पर करते हैं। इस केस में हम पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ऑनर की डेट से लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट भी इंक्लूड करते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ऑनर का उठाते हैं। ठीक है जी? जी मैम। एक बात और थी कि अगर प्रीवियस ऑनर ने इस प्रॉपर्टी को 1/4/2001 से पहले खरीदा है तो FMV का ऑप्शन प्रीवियस ऑनर के केस में भी अवेलेबल है। चलो अब हम करेंगे सेक्शन नंबर 47, लेकिन उससे पहले मैं आपको बुक से इसको रीड कराऊंगी। आ जाइए बुक पर।
चलिए, मैंने तो यहाँ पर अपना पेज ओपन कर लिया है। आप सभी ने किया क्या? जी मैम, हमने भी कर लिया। चलो जी, आप सब बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो, मुझे पता है। चलो सुनो, अब ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये सारी बात एक एक आपने पढ़ ली, ठीक है जी। अब आपको इसमें जो भी लिखा है सब आता है, बट स्टिल मैं एक बार रीड करा देती हूँ। अ पर्सन बिकम द ऑनर ऑफ अ कैपिटल एसेट नॉट ओनली बाय परचेज बट ऑल्सो बाय सेवरल अदर मेथड। जरूरी नहीं है कि आप परचेज करके ऑनर बनते हो, बहुत भी अदर मेथड्स होते हैं जिनसे आप ऑनर बन जाते हो। जैसे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं? जैसे कि कोई पार्टीशन हुआ, एचयूएफ का ऑलरेडी समझा चुकी हूँ फ्लो चार्ट से, तो अब यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। पार्टीशन हुआ एचयूएफ का, एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एसेट आपको मिल गई, आप एचयूएफ के मेंबर थे तो आपको तो एसेट मिल गई, आपने एसेट खरीदी नहीं थी तो इस केस में एसेट तो आपको मिल गई ना, आप अब ऑनर हो गए, लेकिन एक्चुअल में आपने खरीदी नहीं थी। अंडर अ गिफ्ट मिल जाए, अंडर अ विल मिल जाए, सक्सेशन के थ्रू मिल जाए, इनहेरिटेंस के थ्रू मिल जाए, कोई भी लिक्विडेशन हो रहा है कंपनी का, जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो एसेट्स बढ़ जाती हैं, तो उस टाइम पर आपको एसेट मिल गई है। तो इन सभी केसेस में क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो आपको प्रीवियस ऑनर की ही लेनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर 1/4/2001 या उस दिन से बात की है तो वो सभी आप कंसिडर करोगे। उसके बाद बोला हुआ है कि जो पीरियड ऑफ होल्डिंग निकाला जाएगा वो कहाँ से निकाला जाएगा, कि जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा प्रीवियस ऑनर का भी आप कंसीडर करोगे करंट ऑनर के में। उसके बाद इन्होंने क्लियर कट बोला है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी शैल बी डीम टू बी द कॉस्ट फॉर विच प्रीवियस ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड दिस। ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे आप किसकी लोगे? प्रीवियस ऑनर की लोगे, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी आप प्रीवियस ऑनर की कंसिडर करोगे। तो ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। प्रीवियस ऑनर का मतलब क्या होता है? लास्ट प्रीवियस ऑनर होता है, कितना लास्ट, जिसने एसेट्स को एक्चुअल में परचेज किया हो वो वाला लास्ट। व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर की अगर फिक्स नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में हम क्या ले लेते थे? फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते थे, जिस दिन वो उस प्रॉपर्टी के ऑनर बने उस दिन की। चलिए, अब कुछ केसेस और आएंगे जो मैंने आपको फ्लो चार्ट में कवर नहीं किया, बट अब मैं यहीं से डायरेक्ट पढ़ा दूंगी। बहुत सिंपल से वो केसेस हैं। चलो, कॉस्ट ऑफ शेयर्स आपको निकालनी है अमलगमेटेड कंपनी एंड डिमर्ज्ड कंपनी के केस में। मैम बात नहीं समझ आ रही है। सपोज ये है कोई ए लिमिटेड, ठीक है जी, ये है कोई बी लिमिटेड, ठीक है जी। ये दोनों कंपनी क्या हो गई? अमलगमेट हो गई, और अमलगमेटेड होके एक नई कंपनी बनी जिस कंपनी का नाम है अमलगमेटेड कंपनी, ठीक है। अब इस कंपनी के कुछ ना कुछ शेयर होल्डर होंगे, सिमिलरली इस कंपनी के भी कोई ना कोई शेयर होल्डर होगा कि नहीं? जी मैम बिल्कुल होगा। लेकिन उन्हीं शेयर होल्डर्स के पास जो ए लिमिटेड के शेयर्स होंगे वो बेकार हो गए, बी लिमिटेड के शेयर बेकार हो गए। अब इन दोनों शेयर होल्डर को कौन से शेयर्स मिलेंगे? सी लिमिटेड के शेयर्स मिलेंगे। किसके शेयर्स मिलेंगे? सी लिमिटेड के। क्या सी लिमिटेड ने जो इनको शेयर्स ट्रांसफर किए हैं वो ड्यू टू लॉ किए हैं? जी मैम, क्योंकि अमलगमेशन हुआ था। अब ए लिमिटेड बी लिमिटेड तो कंपनी का कोई नामो निशान ही नहीं रहा, ये कंपनी अमलगमेट होकर सी लिमिटेड बन गई। तो इन शेयर होल्डर्स के पास जो शेयर्स थे वो ए लिमिटेड बी लिमिटेड के अब हो ही नहीं सकते, किसके होने चाहिए? सी लिमिटेड के। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, इतनी बात समझ आई तो सुनो। कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी एंड डिमर्ज्ड कंपनी, हमें निकालना है कि ये जो शेयर होल्डर्स हैं इनको किसके शेयर्स मिल गए? मैम सी लिमिटेड के। अब ये अगर शेयर्स मार्केट में बेचेंगे, अगर ये शेयर्स मार्केट में बेचेंगे तो कैपिटल गेन अराइज होगा कि नहीं? जी मैम बिल्कुल अराइज होगा। शेयर्स पे कैपिटल गेन बनता है? जी बिल्कुल बनता है। अब ये सी लिमिटेड के शेयर्स अगर मार्केट में बेचेंगे तो मैम सेल प्राइस तो वही होगा जो ये रिसीव करेंगे, बट सेल प्राइस में से हमको माइनस करना होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट मैम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लें? क्योंकि मैम सी लिमिटेड से शेयर होल्डर्स ने शेयर्स खरीदे नहीं थे, सी लिमिटेड से तो शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिले थे। मैंने कहा सही बात, पर मैम शेयर होल्डर ने शेयर्स ए लिमिटेड से खरीदा था, बी लिमिटेड से खरीदा था, वहां से खरीदा था कि नहीं? जी मैम वहां से तो खरीदा था, पर सी लिमिटेड से नहीं खरीदा। तो लॉ मेकर ने क्लियर कट बोल दिया कि जो एक्चुअल में कॉस्ट खरीदने के लिए शेयर होल्डर ने ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को दी थी, दैट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
where the shareholder of an amalgamated company gets the shares of amalgamated company in lieu of the shares held by him in an amalgamating company. The cost of acquisition of such share of amalgamated company shall be deemed to be the cost of acquisition to him of the shares of the amalgamated company. तो इस केस में इन शेयर्स की, ये जो शेयर्स बेच रहे हैं सी लिमिटेड की, इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो इनके पास है नहीं, तो इस केस में इन सी लिमिटेड के शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी जो प्राइस इन शेयर होल्डर ने पे किया था ए लिमिटेड व बी लिमिटेड को। चलो आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी ऐसी सिचुएशन आएंगी। सिमिलरली डीमर्जर कंपनी के केस में भी सेम है। आप सबको पता है एक कंपनी होती है, उसका डीमर्ज हो जाता है, फिर वो कंपनी डीमर्ज्ड कंपनी बन जाती है। फिर से मैं यहीं पे एग्जांपल लिख देती हूँ, आ जाइए। ये कंपनी है ए लिमिटेड, इस कंपनी का डिमर्ज हो गया, डिमर्जर होके दो कंपनियां बन गई, टुकड़ों टुकड़ों में बट गई ना। एक कंपनी बनी सी लिमिटेड और एक कंपनी बनी बी लिमिटेड। अब क्या हुआ, जो शेयर होल्डर थे बी लिमिटेड के, जो शेयर होल्डर थे बी लिमिटेड के, क्या वो शेयर होल्डर पे जो शेयर होल्डर थे ए लिमिटेड के, क्या उन पर ए लिमिटेड के शेयर्स रहे? नो मैम। अब उनको किसके शेयर्स मिलेंगे मैम? बी एंड सी के, क्योंकि ए लिमिटेड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ए लिमिटेड के शेयर्स हो ही नहीं सकते। शेयर्स किसके मिलेंगे? बी एंड सी के। अब जब ये बी एंड सी के शेयर्स मार्केट में बेचेंगे तो माइनस क्या करेंगे एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये वाली समस्या खड़ी हो गई। तो लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ शेयर्स हेल्ड इन बी लिमिटेड एंड हेल्ड इन सी लिमिटेड शैल बी द cost which is paid by the shareholder for purchasing the shares of A limited। बात समझ आई कि नहीं मैम? कुछ नहीं समझ आया तो सुनो, अब सुनो देशी लैंग्वेज में जो आपको समझ आती है। जब शेयर होल्डर जब शेयर्स बेच रहे थे सी लिमिटेड वाले, तो सेल प्राइस तो आ गया, बट अब माइनस क्या करना है मैम? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना है। बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेन, लॉ मेकर ने क्लियर कर बोला, जब बी लिमिटेड और सी लिमिटेड ने जब शेयर होल्डर ने ए लिमिटेड के शेयर्स खरीदे थे, जब शेयर होल्डर ने ए लिमिटेड के शेयर्स खरीदे थे, तो उस टाइम पर जो भी कॉस्ट पे की थी वही वाली कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। बात समझ आई कि नहीं जी मैम? अब बात समझ आ गई कि यही वाली कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा और यही वाली कॉस्ट यहाँ पर माइनस की जाएगी, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने तो कभी बी और सी के शेयर्स खरीदे ही नहीं। जब बी और सी से शेयर खरीदे ही नहीं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो आ ही नहीं रहा था। इस वजह से जब शेयर होल्डर ने एक्चुअल में ए लिमिटेड के शेयर्स खरीदे थे तो कुछ ना कुछ तो पैसा पे किया होगा, तो उस टाइम जो भी पैसा पे किया था वही पैसा इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी बी लिमिटेड और सी लिमिटेड वाले शेयर्स की। बात समझ आई कि नहीं जी मैम? अब बात हमको समझ आ रही है। आ जाइए वापस। तो सेम ही केस है जी मैम। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड के पास एक्स परचेज 100 शेयर्स ऑफ आर कंपनी लिमिटेड फॉर 10 ईच इन 2010। ओ माय गॉड, 2010 में एक्स ने 100 शेयर्स खरीदे आर के 10 रुपए वाले। तो 100 शेयर्स जब खरीदे होंगे 10 रुपए वाले, तो टोटल कितना रुपया पे किया होगा आर एक्स ने? मैम एक्स ने आर कंपनी के 100 शेयर्स 1000 रुपए में खरीदे होंगे। लेकिन मैम 1920 में आर कंपनी लिमिटेड अमलगमेट हो गई एस कंपनी लिमिटेड में। वेरी गुड। अंडर द स्कीम ऑफ अमलगमेशन, वेरी गुड। एक्स रिसीव 10 शेयर्स ऑफ एस कंपनी लिमिटेड इन लिeu ऑफ 100 शेयर्स ऑफ आर कंपनी लिमिटेड। मैम ये जो एक्स लिमिटेड थे ना, इनको बदले में आर कंपनी के शेयर के बदले में एस कंपनी के 10 शेयर मिल गए। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। अब इन्होंने कितने रुपए के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं मैम? अब भी 1000 के कर रखे हैं, लेकिन पहले 100 शेयर्स थे, अब 10 शेयर्स है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 10 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड विल बी 1000, that is the cost of acquisition of shares of R limited in lieu of which he has received the shares of company S limited। ये क्या बोल रहे हैं? अब देखो ये किसके शेयर्स हैं? S लिमिटेड के। अब ये S लिमिटेड के शेयर को मार्केट में बेचेंगे जी मैम, बिल्कुल बेचेंगे। तो सेल प्राइस तो जितने में बेचेंगे उतना आ ही जाएगा। सपोज मैम इनका जो सेल प्राइस आ रहा है, ये जो 1000 रुपए के 10 शेयर्स इनको मिले हैं 100 रुपए वाले, इनको ये मार्केट में आज के दिन 2000 में बेच रहे हैं, 2000 में बेच रहे हैं। बट बताओ
बताओ मेरे को कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मैं क्या माइनस करूं, एस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू माइनस करूं या एक्चुअल में जो आर कंपनी के शेयर्स की वैल्यू थी उसको माइनस करूं। मैम आर कंपनी के शेयर्स की वैल्यू को यहाँ से माइनस करो, इसका मतलब इतनी वैल्यू माइनस होगी। जी मैम इतनी ही वैल्यू माइनस होगी। चलो, इन अबव केसेस इफ द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड आर लेटर ऑन ट्रांसफर फॉर द computing the nature of capital gain, the period of holding of the shares in amalgamating company shall also be considered. Very 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 important line. पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे निकालोगे? सबसे पहले एक्स ने शेयर्स किसके अंडर में होल्ड किए? आर। फिर आर के शेयर्स इनके खत्म हो गए, इनको किसके शेयर्स मिले? एस। आर के शेयर इन्होंने कब होल्ड किए थे? 2010 में। एस के शेयर इनको कब मिले? 1920 में। अब बताइए पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से शुरू करूं? जिस दिन आर में इन्वेस्टमेंट की थी वहां से, या फिर जिस दिन एस में इन्वेस्टमेंट की थी वहां से काउंट करना शुरू करूं? मैम जिस दिन आर में इन्वेस्ट की थी, क्योंकि आर ही तो प्रीवियस ओनर वाला केस यहाँ पर लगा दो, और आर में इन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो आर के हम पहले उठाएंगे कि जहां पर प्रीवियस ऑनर के में जिस डेट पर इन्वेस्टमेंट की होती है वहां से पीरियड काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। वही केस यहां पर लग जाएगा, और सिमिलरली यहां पर भी यही देख के कैलकुलेशन पीरियड ऑफ होल्डिंग की कर दी जाएगी। पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ एसेट रिसीव एज अ टैक्सेबल गिफ्ट। अगर एज अ गिफ्ट इनको कोई एसेट मिली, आप सब जानते हो, मैंने अभी अभी पढ़ाया था कि जब भी आपको गिफ्ट मिलता है, आइए समझिए, जैसे कि मिस्टर एक्स ने गिफ्ट दे दिया मिस्टर वाई को, ठीक है जी, तो अंडर गिफ्ट, अंडर विल मिली हुई चीजें जब मिस्टर वाई बेचेंगे तो सेल में से क्या घटाना होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाना होगा कि नहीं? जी मैम घटाना होगा। तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी लेते थे? प्रीवियस ऑनर की। चलो एक कॉन्सेप्ट और बताने जा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं अदर सोर्सेज वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी तब ये चीज आपको समझ आ जाएगी बहुत अच्छे से, बट अभी भी समझ आएगी। सुनो, ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने गिफ्ट कर दिया कोई पर्टिकुलर थिंग, इन्होंने गिफ्ट कर दी। किसको गिफ्ट कर दी? मिस्टर बी को। सपोज करो इन्होंने कोई लग्जरी वॉच गिफ्ट कर दी। क्या गिफ्ट कर दी? लग्जरी वॉच। अब मैम हमारा डाउट आ जाएगा वॉच यहाँ पर कंसीडर्ड होगी कि नहीं, क्योंकि अभी आपने अदर सोर्स पढ़ा नहीं। चलो रुक जाओ, मैं यहाँ पर बात करती हूँ प्रॉपर्टी की। इन्होंने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, ठीक है जी। मिस्टर बी के पास में प्रॉपर्टी आ गई। जब आप अदर सोर्सेज पढ़ोगे तब वहां पर आप सीखोगे कि जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को गिफ्ट देता है तो मिस्टर बी एक दूसरे पर्सन है जिनको गिफ्ट मिला है, तो वो मिस्टर बी के हैंड्स में इनकम मान लिया जाता है, और अदर सोर्सेज में जाके वो गिफ्ट मिस्टर बी की इनकम बनके टैक्सेबल हो जाता है। तो बेसिकली मिस्टर बी को इस प्रॉपर्टी पर टैक्स भरना पड़ेगा या नहीं? जी मैम भरना पड़ेगा। कुछ केसेस में ऐसा होता है, हर केस में ऐसा नहीं होता, वहीं पे पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैंने इससे पहले जो केस कराया था वहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाले गिफ्ट की बात की गई थी, तो वहां पर तो हमने प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया था। बट यहाँ मैं बोल रही हूँ कि ये जो गिफ्ट है ये फ्री गिफ्ट नहीं रहा, क्योंकि इनकम टैक्स ने उस गिफ्ट को मिस्टर बी के हैंड्स में इनकम बना के टैक्स कर दिया, तो बी को तो टैक्स भरना पड़ गया कि नहीं? जी मैम। तो लॉ मेकर ने क्लियर कट लिखा, जब मिस्टर बी को ये प्रॉपर्टी मिली तो मिस्टर बी के हैंड्स में इनकम टैक्स निकाला गया था इस प्रॉपर्टी पर। जी बिल्कुल निकाला गया था। तो इस प्रॉपर्टी की कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिस्टर एक्स के हाथ में ली होगी ना, इनकम टैक्स कंप्यूट करने के लिए पहले इनकम तो होनी चाहिए, तो इस प्रॉपर्टी की कुछ ना कुछ तो वैल्यू डिसाइड की गई होगी। जी बिल्कुल की गई होगी। तो इस केस में जहां पर मिस्टर बी को गिफ्ट पर टैक्स भरना पड़ा था, उस केस में मिस्टर बी ने जितनी वैल्यू पर टैक्स भरा था वही वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। इस केस में प्रीवियस ऑनर का कॉन्सेप्ट बीच में मत लाना, क्योंकि प्रीवियस ऑनर ने तो गिफ्ट किया, लेकिन गिफ्ट करते ही मिस्टर बी की तो बैंड बज गई, मिस्टर बी को तो इनकम बना के टैक्स देना पड़ गया। तो बेसिकली जब मिस्टर बी ने टैक्स भर ही दिया उस इनकम पर, तो इसका मतलब बोला जाएगा, लॉ ने क्लियर कट बोला कि वो इनकम मिस्टर बी की है, और मिस्टर बी की हैंड्स में जितनी वैल्यू टैक्सेबल हुई वही वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। चलिए अब आ जाइए आप सभी मेरे साथ वापस से नोट्स पर। यहाँ पर देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है,
इफ एनी इंडिविजुअल और HUF has received gift in kind and it was taxable under section 56. 56 ऐसा सेक्शन है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बातें करता है। अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी मिली है, इन काइंड्स में मिली है और वो इस सेक्शन में टैक्सेबल हो गई, इन सच केस एट द टाइम ऑफ सेल, जब वो सेल कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन shall be the value which have been taken into consideration for the purpose of computing taxable amount of gifts under section 56 of section 2। तो जितनी भी वैल्यू कंसीडर की गई थी टैक्स निकालने के लिए, सपोज 5 लाख रुपए की वैल्यू कंसीडर की गई इस वाली पर्टिकुलर बिल्डिंग की, और इस पर लगाया गया टैक्स एट द रेट 30%। हायर स्लैब लेके मैं चल रही हूँ, इस पर टैक्स लगा दिया गया। कितने परसेंट टैक्स लगाया गया जी मैम? 30% का टैक्स लगा दिया गया। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो 5 लाख रुपए की वैल्यू है इस पर टैक्स लगाया गया, तो इसका मतलब ये तो मिस्टर जो भी पर्सन है जिनको गिफ्ट मिला उनके हैंड्स में टैक्सेबल हो गई। कितनी वैल्यू टैक्सेबल हुई मैम? 5 लाख। तो 5 लाख इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। एक सेकेंड रुक जाइए, पेन में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। चलो सही हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, cost of acquisition of shares received during the process of conversion of bond or debenture stock and deposit certificate। ये बोल रहे हैं कि शेयर्स रिसीव हुआ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर स्टॉक एंड डिवेंचर सर्टिफिकेट। पहले मिस्टर ए के हैंड्स में डिवेंचर्स थे, डिवेंचर सर्टिफिकेट थे, बाद में उनको कन्वर्जन कराया गया और बाद में उनको शेयर्स रिसीव हो गया। अब वो शेयर्स बेचेंगे तो उन शेयर्स को बेचते टाइम उनको माइनस करने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा मैम डिवेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट एक्वायर करने के लिए जिस टाइम उन्होंने जितना पैसा पे किया था, दैट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आ जाइए आगे बढ़िए। इट इज पॉसिबल दैट अ पर्सन माइट हैव बिकम द ऑनर ऑफ शेयर्स ऑफ डिवेंचर इन अ कंपनी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट। बिल्कुल जी बिल्कुल। इन सच केस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर इश्यूड ऑफ सच कन्वर्जन शैल बी द deemed to be the part of the cost of debenture stock, debenture certificate in relation with sum and asset is acquired by the assessee। जब इन्होंने एक्वायर किया था उस टाइम जितना पैसा पे किया था वही इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। अब एक बात और सुन लीजिए कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेंगे, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी उसी दिन से काउंट किया जाएगा जिस दिन इन्होंने डिबेंचर स्टॉक एंड डिबेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स वगैरह एक्वायर किए थे, उसी दिन से पीरियड ऑफ होल्डिंग भी काउंट किया जाएगा। चलिए जी, ये एक एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल है, ये सब आप होमवर्क में इसको पढ़ना। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। Cost of specified security or sweat equity shares already treated as a perquisite under section 72। मैंने आपको बताया था जब सैलरी बढ़ाया था कि किसी भी एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलते हैं, तो उस टाइम उनको जब स्वेट इक्विटी शेयर्स मिल रहे थे तो वो क्या था, एक तरह से उन कंपनी के हैंड्स में इनकम बन रही थी, स्वेट इक्विटी शेयर्स मिल रहे थे, सैलरी का पार्ट बन के टैक्सेबल हो रहे थे कि नहीं जी मैम? बिल्कुल हो रहे थे। अब वो उन स्वेट इक्विटी शेयर्स को अगर मार्केट में सेल करते हैं तो क्या होगा कॉस्ट बताइए मैम? कैपिटल गेन अराइज होगा। तो इस सेल प्राइस में से वो क्या घटाएंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाएंगे कि नहीं जी मैम? बिल्कुल घटाएंगे। पढ़ो, where the capital gain arise from the transfer of specified security of sweat equity shares which has already been taxed under the head salary as a perquisite under this section। The cost of acquisition of such shares or shall be fair market value which has been taken into account for the purpose of valuation of परक्यूजिट। तो जब आपने परक्यूजिट की वैल्यू निकाली थी, परक्यूजिट की वैल्यू निकाली थी एज अ इनकम सैलरी में टैक्सेबल करने के लिए, तो उस टाइम आपने क्या लिया था? फेयर मार्केट वैल्यू ली थी, फेयर मार्केट वैल्यू को इनकम बनाया था, तो वही फेयर मार्केट वैल्यू आपके हैंड्स में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। चलिए जी, ये एक एग्जाम्पल है, इसको भी आप सब होमवर्क में करना। मैम ये होमवर्क में क्यों दे रहे हो? जो अभी मैंने हैंड रिटन नोट्स में एग्जाम्पल कराया था सेम एज इट एग्जाम्पल है, बस वहाँ पे हमने नाम चेंज कर रखा था, AB से थे, यहाँ पर XY आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा फिगर का चेंज मिल जाएगा, डेट का चेंज मिल जाएगा, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। चलिए जी, ये क्वेश्चन होमवर्क में है, सारा मैं करा दूंगी, तो खुद क्या प्रैक्टिस करोगे होमवर्क में, तो ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल यहाँ नहीं कराऊंगी, इसीलिए मैंने खुद से हैंड रिटन नोट में एक एग्जाम्पल बना के ड्राफ्ट करके आपको दिया।
आ जाइए इस कॉन्सेप्ट पे। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, सेक्शन नंबर 47 की कुछ बातें हैं। देखो, सेक्शन नंबर 47 अब मैं आपको करा रही हूँ, लेकिन इसके बाद जो सेक्शन आता है 49 वो मैं आपको करा चुकी हूँ। 47 आपको बताएगा कि कुछ ट्रांजैक्शन को आप ट्रांसफर नहीं मानोगे, कुछ ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं मानी जाएंगी, और जब वो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं मानी जाएंगी तो उन पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन वो ट्रांजैक्शन आपकी प्रॉपर्टी तो बन गई, फिर एज अ प्रॉपर्टी बनने के बाद आप बाद में उनको सेल तो करोगे। जी मैम बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपने उनको एक्वायर तो किया ही नहीं। जी मैम एक्वायर नहीं किया, तो उस केस में आप सब क्या कर रहे थे, 49(1) के अकॉर्डिंग प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट को ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना रहे थे। तो ये थी लिंकेज। 47 बोलता है कि कुछ ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं मानी जाएंगी, ट्रांसफर नहीं मानी जा रही, जिसकी वजह से सामने वाले ने उसको एक्वायर नहीं किया, बट जब सामने वाला सेल करता है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ले, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाता है मैम, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाता है प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट। फिर वहां पर 242A पिक्चर में आता है, जिसमें हम पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते हैं। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी हम किसको कंसीडर करके निकालते हैं, प्रीवियस ऑनर को। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 47, जो कि बताएगा कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जिनको हम ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे। आ जाइए देखिए, सर्टेन ट्रांजैक्शन विच विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट्स ऑन द टोटल और पार्टीशन ऑफ एचईएफ। ये पॉइंट तो आपको आता था, जी मैम आता था। तो जब पार्टीशन होता है एचईएफ का, तो जब प्रॉपर्टी बचती है तो उसको भी ट्रांसफर नहीं ही बोला जाता। जी मैम बिल्कुल सही बात, बिल्कुल पक्की बात। आ जाइए सेकंड नंबर की ट्रांजैक्शन पर। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर अ गिफ्ट, विल और इरिवोकेबल ट्रस्ट। अंडर अ इरिवोकेबल ट्रस्ट या फिर एज अ गिफ्ट या फिर विल आपको कुछ भी मिल जाए तो उसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानते। ये चीज भी आपको पता थी कि नहीं, जी मैम ये भी पता थी। पॉइंट नंबर 3 देखिए, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय अ होल्डिंग कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी में एसेट्स ट्रांसफर कर रही है, होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को एसेट ट्रांसफर कर रही है। तो गवर्नमेंट ने बोला, लॉ मेकर ने बोला कि मान लो इस केस में जो भी वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रही है उस ट्रांसफर को भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। लेकिन हम ट्रांसफर तभी नहीं मानेंगे जब ये होल्डी कंपनी होल्ली ऑन होल्डिंग कंपनी है। कैसी है, होल्ली ऑन, मतलब कि 100% शेयर कैपिटल इसी पर्टिकुलर कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के अंडर में होल्ड कर रखी है। देखो पढ़ो, द पेरेंट कंपनी मस्ट होल्ड द होल ऑफ द शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि जो सब्सिडरी कंपनी है वो क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। तो होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडरी कंपनी को दी गई एसेट को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन कब, जब होल्डिंग कंपनी इकलौती शेयर होल्डर है, सारे शेयर्स खुद ही होल्ड करके बैठी है सब्सिडरी कंपनी के, और तो और ये जो सब्सिडरी कंपनी है ये कौन है, इंडियन कंपनी है। नेक्स्ट, अब इसका उल्टा केस है। अब क्या हुआ, ट्रांसफर कर दी गई एसेट सारी सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी ने अपनी एसेट ट्रांसफर कर दी होल्डिंग कंपनी को। इस केस में भी जो ट्रांसफर हुआ है उसको नॉर्मल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन की डेफिनेशन में वो नहीं आएगा। कब, लेकिन जब ये होल्ली ऑन होल्डिंग कंपनी हो, मतलब कि इस होल्डिंग कंपनी ने इस सब्सिडरी कंपनी के सारे शेयर्स होल्ड कर रखे हों, प्लस कि ये जो होल्डिंग कंपनी है ये कौन हो, बताइए मैम, ये इंडियन कंपनी हो, ये इंडियन कंपनी हो। चलो नेक्स्ट, एनी ट्रांसफर इन स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ कैपिटल असेट बाय द अमलगमेटिंग कंपनी टू द अमलगमेटेड कंपनी। जब अमलगमेशन होता है तो क्या होता है, एक कंपनी की सारी एसेट सारी लाइबिलिटी दूसरी कंपनी की एसेट और लाइबिलिटी के साथ मर्ज हो जाती है, अमलगमेट हो जाती है। तो बेसिकली उसमें मैं बात करूँ तो जो कैपिटल असेट होती है वो भी ट्रांसफर हो रही होती है, जी मैम। लेकिन सेक्शन नंबर 47 बोलता है कि इस ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बशर्ते कि जो अमलगमेटेड कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। नेक्स्ट,
एनी ट्रांसफर इन स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ अ बैंकिंग कंपनी का बैंकिंग कंपनी के साथ अमलगमेशन हो रहा है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ अमलगमेशन होता है, या आरबीआई के द्वारा करवाया जाता है। तो इस केस में भी ट्रांसफर हुई है जो भी एसेट्स उनको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट, एनी ट्रांसफर इन अ डीमर्जर, जब डीमर्जर हुआ तो डिमर्ज्ड कंपनी या फिर रिजल्टेंट कंपनी को जो भी असेट ट्रांसफर की गई उसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते की जो रिजल्टिंग कंपनी डिमर्जर कंपनी, ये जो रिजल्टिंग कंपनी है डिमर्ज्ड कंपनी है, ये कौन होनी चाहिए? इंडियन कंपनी। ये जो रिजल्टिंग कंपनी है, देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा, एनी ट्रांसफर इन डिमर्जर ऑफ अ कैपिटल असेट बाय डिमर्ज्ड कंपनी टू रिजल्टेंट कंपनी। इस कंपनी ने अपनी रिजल्टेंट कंपनी को एक कंपनी का क्या हुआ? डिमर्ज्ड हुआ, डिमर्जर होके वो दो कंपनी में बट गई, एक कंपनी बन गई बी, एक कंपनी बन गई सी। तो बी और सी को जो भी असेट मिली वो इनके हैंड्स में ए लिमिटेड के द्वारा ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ए लिमिटेड के हाथ में ये कोई भी सेल नहीं मानी जाएगी, ए लिमिटेड को इस पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, बशर्ते कि ये जो रिजल्टेंट कंपनी है ये कौन हो? ये मैम इंडियन कंपनी हो। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, अब हमको बात समझ आ रही है। नेक्स्ट, any transfer by a shareholder in scheme of amalgamation of shares held by him in the amalgamating company। अब देखो शेयर होल्डर वाला केस तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि जब शेयर होल्डर्स होते हैं उनके भी तो शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको भी तो नई कंपनी के शेयर मिलते हैं। जी मैम, बिल्कुल मिलते हैं। तो अब उनके शेयर्स तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिए, बदले में नए शेयर्स ले लिए, तो वो ट्रांसफर भी उनके हैंड्स में ट्रांसफर नहीं माना जाता। Any transfer by shareholder in scheme of amalgamation of shares held by him in the amalgamated company condition the transfer is made in consideration of allotment to him of any shares in the amalgamated company। ट्रांसफर क्यों कर रहा है? ट्रांसफर करके पैसा नहीं ले रहा बल्कि अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स ले रहा है। लेकिन अगर वो पर्सन जो ऐसा काम कर रहा है वो खुद ही ऑनर है उस कंपनी का, तो उसके ऊपर ये अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स खरीदने वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट कंडीशन है कि जो अमलगमेटेड कंपनी है वो कौन होनी चाहिए? वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। चलो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस बात को बताने के लिए एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लो कोई ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड कोई इंडियन कंपनी है, होल्ड 60% ऑफ शेयर्स इन बी लिमिटेड। ए लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो कि 60% शेयर्स बी लिमिटेड में होल्ड कर रही है। बी लिमिटेड अमलगमेट हो गई ए लिमिटेड के साथ, बी लिमिटेड ए लिमिटेड के साथ अमलगमेट हो गई। जी मैम, अब देखो ए लिमिटेड तो खुद से ही शेयर होल्ड कर रही थी, अब ए लिमिटेड अमलगमेट होके एक नई कंपनी बन गई, तो क्या ये नई कंपनी अपने आप को खुद के शेयर इशू कर देगी? नहीं कर पाएगी, तो इसके ऊपर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। चलिए आगे बढ़िए, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है? एनी ट्रांसफर ऑफ एनी फॉलोइंग कैपिटल असेट। अगर ये वाली कैपिटल असेट वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, साइंटिफिक और आर्ट कलेक्शन, बुक, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, प्रिंट, ये सारी चीज़ें अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई भी पर्सन ट्रांसफ़र कर रहे हो, लेकिन ट्रांसफ़र गवर्नमेंट को की जा रही हो या फिर यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र की जा रही हो, नेशनल म्यूजियम में ट्रांसफ़र की जा रही हो, नेशनल आर्ट गैलरी में ट्रांसफ़र की जा रही हो, या फिर एनी अदर पब्लिक म्यूजियम और इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफ़र की जा रही हो जिनको नोटिफाइड कर रखा हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उस केस में भी इस ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन नहीं लगेगा। नेक्स्ट, एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर सर्टिफिकेट, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इसको भी ट्रांसफर नहीं मानते और कैपिटल गेन की बात नहीं आती। लेकिन मैम ऊपर तो आपने पढ़ाया था, मैंने ऊपर क्या पढ़ाया था कि ये जो डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर स्टॉक है, डिबेंचर सर्टिफिकेट है, ये कन्वर्जन हो गए शेयर्स पे, तो जो कन्वर्ट हो रहे हैं शेयर्स में, तो कन्वर्ट होना ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। लेकिन जब शेयर्स आप सेल करोगे तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे? जब आपने डिवेंचर्स स्टॉक खरीदने के लिए जो भी पैसा पे किया था, दैट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ शेयर्स। ये मैंने बोला था। जी मैम। नेक्स्ट, any transfer by way of conversion of preference shares of any company into equity shares of that company, preference equity में convert हो रहे हैं उसी कंपनी की, तो उसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा।
चलिए, ये कुछ घटनाएं थी जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि इनको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। इतनी चीजें MCQ में कोई सी भी ट्रांजैक्शन लिख के आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इन चीजों को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट मुझे आपको कराना है, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट नोट में मे बी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले करेंगे उसको शॉर्ट अपने हैंड रिटन नोट से। आ जाइए हैंड रिटन नोट्स में, ये नोट कर लेना साथ ही साथ। जी मैम, ये हम नोट कर रहे हैं। क्लास आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो आपको यहाँ पर इतना टाइम नहीं दूंगी। अगर ऑनलाइन में टाइम दूंगी तो फिर आपको वही प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए जी, रिवर्स चार्ज मॉर्गेज, इसको बड़ा ही ब्यूटीफुल नाम दिया है मैंने हिंदी में, घर है पर पैसा नहीं। घर तो है पर पैसा नहीं, इसका क्या मतलब है मैम? तो सुनो, ये है एक अंकल और ये है आंटी जी, सीनियर सिटीजन है दोनों। ये अंकल जी है, ये आंटी जी है, दोनों है सीनियर सिटीजन। इन दोनों के पास घर है, देखो घर के ऊपर टिक लगा है। इनके पास एक रेजिडेंशियल हाउस है जिसमें ये दोनों रहते हैं, लेकिन इनके पास मनी नहीं है। इन पे खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, इन पे अपनी दवाई के लिए पैसा नहीं है, इन पे किसी इमरजेंसी पर काम में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। इवन और तो और ये जो घर है ये इतना टूट फूट गया है कि इस घर को रिनोवेशन कराने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं है। तो इस केस में जन्म होता है कुछ शेड्यूल बैंक का और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का, जो कि इन अंकल जी और आंटी जी को बोलते हैं कि अंकल जी आंटी जी आप अपना घर जो है वो हमारे पास मोर्टगेज कर दो, मतलब कि हमारे पास गिरवी रख दो और बदले में हम आपको पैसा दे देंगे। ये पैसा आप चाहो तो एक बार में ले लो, आप चाहो तो एनुअली हमसे पैसा धीरे धीरे कुछ ना कुछ पैसा लेते रहो। मंथली लेना चाहो मंथली लो, क्वार्टरली लेना चाहो क्वार्टरली लो। मजे की बात तो ये है कि जब तक ये आंटी जी और अंकल जी इस दुनिया में रहेंगे, इनको लोन को रीपेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, इनको लोन को रीपेमेंट करने की टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। वाह भाई वाह मैम, अब मजा आ गया। मतलब मैम अंकल जी आंटी जी ने अपना घर दे दिया, बदले में इनकम भी ले रहे हैं और लोन भी इनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं। ऐसा कहाँ होता है मैम, हमें भी बता दो जरा। ये देखो, सबसे पहली जो स्कीम है ये सीनियर सिटीजन्स वगैरह पे आई है, रिवर्स मोर्टगेज की। होता क्या है, ये अपना घर इनको दे देते हैं शेड्यूल बैंक को, शेड्यूल बैंक बदले में इनको पैसा दे देती है, तो लमसम अमाउंट दे देती है, या इनको एनुअली इनकम देती है, मंथली इनकम देती रहती है। जैसा इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसा वैसा करती है। मैम ये अंकल जी और आंटी जी जो है ये पैसे का क्या यूज करते होंगे, सारी बातें कहानी बना के सुना रही हूँ पर काम की है। इनके लिए पैसों का क्या यूज होगा, ये पैसे को अपने मेडिकल खर्चे में डाल सकते हैं, अपने इमरजेंसी खर्चों में यूज कर सकते हैं, अपने घर का रिनोवेशन करा सकते हैं। लेकिन ये इस पैसे से स्पेकुलेशन, सट्टाबाजी, ट्रेडिंग पर्पस, शेयर्स मार्केटिंग, इन सब में यूज नहीं कर सकते। सो बात समझ आई कि नहीं मैम? आ गई। आइए और बताते हैं। अब देखो मैम, ये तो समझ आ गया कि ना अंकल जी आंटी जी ने अपना घर दे दिया शेड्यूल बैंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, बदले में पैसा ले रहे हैं। लेकिन अब ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इतनी भी थोड़ी ना अच्छी होगी कि फ्री में इनको लोन दे दे। बिल्कुल जी, इतना अच्छा तो कोई नहीं होता। तो ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ये जो शेड्यूल बैंक है, ये क्या करेगी, जब इन अंकल जी और आंटी जी की डेथ हो जाएगी, आफ्टर डेथ ऑफ दिस पर्सन, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इनकी प्रॉपर्टी को बेच के पैसा रिकवर कर लेगी। तो बेसिकली इनको तो लोन पेमेंट करने की कोई टेंशन ही नहीं है, ये चले जाएंगे तब ये रिकवरी करती रहेंगी, तो इनको तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जी मैम बिल्कुल सही बात है, तो बड़ी मजेदार स्कीम है। चलिए जी, अब आप मेरी बात सुनिए, अभी स्कीम पूरी खत्म नहीं हुई, अभी स्कीम चल रही है। मैम सपोज करो ये जो घर था, ये जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो अंकल आंटी जी की थी, ये जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी जो इन्होंने हाउसिंग फाइनेंस को दे दी, उसके बदले में इन्होंने वो लिया, इनसे क्या लिया, पैसा लिया।
अब पैसा ये रिकवर करेंगे तो ये लोन का अमाउंट रिकवर करेंगे प्लस इंटरेस्ट भी रिकवर करेंगे। ये पूरा का पूरा पैसा कहाँ से रिकवर करेंगे? वो जो हाउस प्रॉपर्टी थी उसको बेच के रिकवर करेंगे। ठीक है मैम। मैम ये जो हाउस प्रॉपर्टी थी, सपोज करो मैम ये बिक गई 50 लाख रुपए की। कितनी की बिक गई? 50 लाख रुपए की। लेकिन ये लोन प्लस इंटरेस्ट निकल रहा था 45 लाख रुपए का। तो मैम इनका तो बड़ा फायदा हो गया, इन्होंने लोन दिया उसके बदले में इंटरेस्ट ले लिया और ये तो 5 लाख इनका और बच गया। तो ये लॉ मेकर ने क्लियर कट रखा कि जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी बेचोगे, अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचोगे, उसके बाद अपना लोन रिकवर करो, इंटरेस्ट रिकवर करो और जो बचा कुचा पैसा होगा, मतलब कि इस केस में 5 लाख रुपए, ये आप इन आंटी अंकल के जो लीगल हायर्स होंगे उनको वापस करोगे। ठीक है मैम, बात समझ आई। सुनो, आफ्टर द डेथ ऑफ दैम दे सेल। कौन सेल करेगा? ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे। ये प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद जो भी पैसा बचेगा ये उस पैसे को वापस कर देंगे। किसको वापस करेंगे बताइए? मैम ये लीगल हायर को वापस करेंगे इस पैसे को। बात समझ आ रही है कि नहीं? जी मैम, बात तो अब हमको समझ आ रही है। तो ये इस पैसे को वापस कर देंगे। जी ठीक है मैम। जो लीगल हेयर होंगे ये इनको कुछ नहीं बोलेंगे कि आप इंटरेस्ट पे करो, आप लोन पे करो, फिर हम आपकी प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले ये जो प्रेफरेंस है किसको देंगे? लीगल हेयर को देंगे। लीगल हेयर से बोलेंगे आप अगर हमारा लोन और इंटरेस्ट पे करना चाहते हो तो पे कर दो, फिर हम ये आपके पेरेंट्स की हाउस प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेंगे। लेकिन आप पे नहीं करोगे तो हम इसको मार्केट में बेच देंगे। जो बचा कुचा पैसा होगा हमारी रिकवरी के बाद का उसको आपको रिफंड कर देंगे। तो ये इस स्कीम थी। इसका शॉर्ट नोट आपको याद रखना होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने डिजाइन करके दी है। बहुत सिंपल सी बात है। कुछ इससे रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं अब आपको समझा देती हूँ, फिर आगे बढ़ जाएंगे। सीनियर सिटीजन कंटिन्यू लिव इन द हाउस। सीनियर सिटीजन ने अपना घर किसी को मॉर्गेज कर दिया, बदले में मंथली इनकम ले रहे हैं, एनुअली इनकम ले रहे हैं, जब मन कर रहा है तब पैसा ले रहे हैं। लेकिन साथ के साथ मजे की बात तो ये है कि वो उस घर में रह भी रहे हैं। कोई टेंशन नहीं होती लोन के रीपेमेंट करने की। अब ट्रांसफर जो इन्होंने सीनियर सिटीजन ने अपना घर ट्रांसफर किया मॉर्गेज वाले को, उस घटना को ट्रांसफर नहीं बोला जाएगा। तो कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। रेगुलर इनकम जो भी रिसीव की जा रही है सीनियर सिटीजन के द्वारा, चाहे मंथली, चाहे क्वार्टरली, चाहे लमसम अमाउंट में, चाहे एनुअली, वो भी एग्जेम्प्ट है टैक्स से। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, बात तो हमको समझ आ गई। आ जाइए, इस चीज को मैं एक बार आपको बुक से भी करा देती हूँ। हालांकि बुक से कराना मैं चाहती नहीं हूँ क्योंकि ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से हैंड रिटन नोट्स में दे दिया, फिर भी देख लो। रिवर्स चार्ज मॉर्गेज एक स्कीम है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, जिसमें उनका रेजिडेंशियल हाउस होता है। वो अपने रेजिडेंशियल हाउस को शेड्यूल बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को देते हैं, बदले में कुछ ना कुछ पैसा लेते रहते हैं। तो ये जो सीनियर सिटीजन है इस घर में रह भी सकते हैं, इस घर का रिनोवेशन करा सकते हैं इस पैसे से, मेडिकल खर्चा कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी खर्चा कर सकते हैं, लेकिन स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। बैंक इस पैसे को रिकवर करने के लिए इनके घर को बेच देती है। लोन और इंटरेस्ट को रिकवर करके जितना पैसा बचता है एक्सेस अमाउंट वो लीगल हेयर को वापस कर देती है। लेकिन बिफोर सेल करने से पहले ये प्रेफरेंस देते हैं लीगल हेयर को कि आप हमारा लोन इंटरेस्ट पे कर दो तो हम आपकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर देंगे, मतलब कि इसको मार्केट में नहीं बेचेंगे। टैक्स इम्प्लीकेशन क्या आती है मैं ऑलरेडी आप सबको बता चुकी हूँ कि ये ट्रांसफर नहीं माना जाता तो कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। प्लस जो सीनियर सिटीजन को जो भी मंथली एनुअली इनकम मिलती है वो इनकम भी टैक्स से एग्जैम्प्ट है। चलिए जी, इसके बाद हम बढ़ाएंगे इस टॉपिक को आगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।